नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मंजर आगे बढ़ता है जहां वर्षा हेलेम खून से सानी हुई खड़ी होकर ऐलान करती है कि एएनसीए की मिस्ट्रेस होने के नाते मैं अपने बेटे विंचेन की सच्ची इज्जत का एहतराम करती हूं। दरबार के बाकी डेलीगेट्स दहशत से कांपते हुए अपने होश खो चुके हैं। एक पादरी घबरा कर बोलता है कि इसने अभी विंचेन को अपना बेटा कहा। जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए हैरान होकर सोचता है कि मैं तो इसकी मूवमेंट्स देख भी नहीं पाया जब इसने उनका सरदार से अलग किया। यही वो शख्सियत है जिसे जायंट ऑफ द एडंकस वर्षा हेलेम कहा जाता है। वर्षा अपने खून से साने हुए कपड़ों और हाथों को साफ करती है। जख्मी एल्डर डेलबेक जमीन पर बैठा हुआ दर्द से हौंफ रहा होता है। पूरा दरबार खून से रंग चुका होता है। विंचेन अपने हाथ बंद कर आराम से खड़ा होता है और आगे आकर कहता है कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ। वर्षा पूछती है कि क्या बात है। विंचेन बिल्कुल शांत आवाज में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये लोग जिंदा रहे। डेलीगेट्स और एल्डर्स हैरान होकर देखते हैं कि इतनी तबाही और खून खराबे के बाद भी विंचेन उनकी जान बख्श रहा है। विंचेन कहता है कि हमारे पास होली ग्रेल भी है और गाया टेम्पल के सबसे ऊंचे दर्जे के पादरी भी यहाँ मौजूद है। वर्षा पूछती है कि इसके पीछे तुम्हारी क्या वजह है। विंचेन एक छलक स्माइल के साथ कहता है कि मैं बस एक ऐसा बच्चा नहीं दिखना चाहता जो हमेशा अपनी माँ की हिफाजत पर डिपेंड रहे। प्लीज मुझे मेरी इज्जत खुद लेने दीजिए। वर्षा थोड़ी देर खामोश रहने के बाद मुस्कुरा कर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देती हूँ। विंचेन फरन प्रीस्ट दुल्लन को ऑर्डर देता है कि प्रीस्ट दुल्लन जल्दी करो, वहां चुपचाप खड़े मत रहो। लीडर नेल्यूक और बाकी पादरी डर के मारे हाथ जोड़कर चिल्लाते हैं कि ठीक है, चलो जल्दी करते हैं। दुल्लन फटाफट आगे बढ़ता है और होली ग्रेल को लेकर गाया टेम्पल की लाइट एक्टिव करता है। विंचेन दिमाग में सोचता है कि सब कुछ तुम्हारे ही हिसाब से हुआ विंचेन। जूलियन पास खड़ा होकर मुस्कुराता है। तभी नेल्यूक डर के मारे कांपते हुए अपना गला पकड़ता है कि ये अचानक मुझे क्या हो रहा है। दुल्लन नेल्यूक के करीब जाता है और कहता है कि सीनियर, मेरा मतलब प्रीस्ट नेल्यूक। दुल्लन देखता है कि एल्डर डेलबेक अपना काटा हुआ बायां हाथ जमीन से उठाकर जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंचेन फरन आगे बढ़ता है और अपना PAANV डेलबेक के कटे हुए हाथ के पास रखकर कोल्ड आवाज में कहता है कि नहीं, एल्डर डेलबेक को अपना हाथ दोबारा जोड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। डेलबेक की आंखें फट जाती हैं और वो गुस्से से चीखता है कि क्या बकवास कर रहे हो। विंचेन एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ समझाता है कि वो अपना हाथ वापस नहीं चाहेंगे, वरना उनके बोलने की और उनकी इज्जत की कोई कीमत नहीं रहेगी। डेलबेक अपना काटा हुआ हाथ पकड़कर नफरत और गुस्से से कांपने लगता है और दिमाग में घुरता है कि विंचेन, तुम हरामी। डेलबेक सोचता है कि ये काटा हुआ हाथ ही उसकी सच्चाई का सबूत बनेगा, वो इस जख्म को हमेशा याद रखेगा। डेलबेक गुस्से से दांत पीसते हुए अपना सिर झुका लेता है कि हाँ बिल्कुल, ये हाथ मेरी सच्चाई का सबूत है। वर्षा आगे आकर कहती है कि मुझे लगता है अब सब कुछ सही लाइन पर आ गया है। क्या मैं सही कह रही हूँ प्रीस्ट नेल्यूक? नेल्यूक पसीने से भीगा हुआ पागलपन की तरह हंसता है कि इट सीम्स दैट वे। हाँ। नेल्यूक बोलता है कि यंग मास्टर विंचेन बिल्कुल बेकसूर थे और टेम्पल एबेडन का फैमिली से कोई मुआवजा यानी कॉम्पनसेशन नहीं मांगेगा। हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। नेल्यूक दिमाग में सोचता है कि ये काफी बुरा हुआ, पर अगर हम अभी निकल जाएं तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अगली बार हम एडेंसन से और ज्यादा ऑफर मांगने की कोशिश करेंगे। नेल्यूक और पादरी वहां से भागने ही लगते हैं कि विंचेन अपने पैर की ठोकर से एक शर्त रख देता है और कहता है कि इजाजत ठहरिए, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ मामले बाकी हैं प्रीस्ट्स। नेल्यूक और पादरी डर कर रुक जाते हैं। विंचेन याद दिलाता है कि होली ग्रेल वही आइटम था जो 500 साल पहले होली किंग और सुनस्वॉर्ड एम्परर ने असाइन किया था, लेकिन गाया टेम्पल पिछले 500 सालों से इस असाइनमेंट को सॉल्व नहीं कर पाया और यूएस ग्रेव को नजरअंदाज करता रहा। विंचेन की लाल चमकती आंखें आग की तरह चमकती हैं और वो कहता है कि आप पर कुछ जरूरी फर्ज आते हैं होली किंग की ख्वाहिश को पूरा करने और इसे हम तक यानी टेम्पल ऑफ गाया तक पहुंचाने के लिए हम आपका बेहद शुक्रगुजार होना चाहते हैं। विंचेन के इस खौफनाक प्रेशर पर नेल्यूक और बाकी सभी पादरी मजबूर होकर दरबार के फ्लो पर घुटनों के बाल बैठ जाते हैं और अपने सर को जमीन पर टिकाकर पूरी तरह झुक जाते हैं। जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए मजे लेते हुए कहता है कि ये नजारा बिल्कुल बुरा नहीं है। नेल्यूक जमीन पर सिर टिके हुए गुस्से से दांत पीसता है और दिमाग में सोचता है कि मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा, हरामी विंचेन। लेकिन तभी दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुलता है और नेल्यूक हैरान होकर चीखता है कि क्या रिपोर्टर्स। दरवाजे पर अचानक आम अखबारों के रिपोर्टर्स कैमराज और फ्लैश लाइट्स के साथ अंदर घुस आते हैं। वो चीखते हैं कि यहाँ क्या हुआ, मुझे लगा था कि यहाँ एएनसीए के 7th जोन की हियरिंग हो रही है। फरन फोटोज लो, ये तो सबसे बड़ी खबर है। क्या कोई इस सिचुएशन पर कुछ बोलना चाहेगा? पादरी और गार्ड्स चीखते हैं कि गार्ड्स को बुलाओ, इन्हें अंदर किसने आने दिया। दूसरी तरफ जख्मी एल्डर डेलबेक गुस्से के मारे पागल होने लगता है। वो अपना काटा हुआ बायां हाथ पकड़कर गुस्से से दहाड़ता है कि हम वर्षा और विंचेन को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दे सकते। एल्डर्स की मीटिंग की बातें पब्लिक के सामने नहीं आ सकती। क्या तुम रूल्स तोड़ने वाले हो विंचेन? लेकिन विंचेन अपनी जगह पर आराम से खड़ा होता है और जूलियन के साथ कहता है कि अन बातों को छोड़कर जो एएनसीए के नाम के लिए इज्जत और फायदा लाएंगी, मुझे लगता है आप इस रेगुलेशन का आखिरी हिस्सा भूल गए हैं एल्डर डेलबेक। विंचेन अपनी शैतानी स्माइल के साथ कहता है कि आप किसी भी तरह से देखें, क्या ये एडेंसन के लिए एक बेहद फायदेमंद सिचुएशन नहीं है? डेलबेक गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है, उसका चेहरा करकराने लगता है और वो नफरत से कांपने लगता है। कुछ दिनों बाद विंचेन और गाया टेम्पल के दरमियान होने वाले हादसे की खबर पूरे कॉन्टिनेंट में आग की तरह फैल जाती है। गाया टेम्पल के पहली क्लास के पादरी और बड़े ओहदेदारों का एक आम से यंग मास्टर के सामने झुकना उनके लिए बेहद शर्मनाक था और एडेंसन पर अपना दबाव बनाने का उनका प्लान पूरी तरह से नाकाम हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है विंचेन के कमरे में, जहां प्रीस्ट दुल्लन हैरान और दांग होकर चिल्लाता है कि क्या आप वकाई होली ग्रेल मुझे सौंप रहे हैं यंग मास्टर विंचेन? विंचेन अपने डेस्क पर होली ग्रेल रखे आराम से कहता है कि तुमने होली किंग की पावर्स इनहेरिट की है, तुमसे बेहतर इसका हकदार कोई नहीं हो सकता। दुल्लन हिचकिचाते हुए कहता है कि लेकिन। विंचेन मुस्कुराकर कहता है कि मुझे रेगुलर बेसिस पर डिवाइन पावर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं इसे किसी ऐसे शख्स के पास रखना चाहता हूँ जिस पर मुझे पूरा भरोसा हो। दुल्लन ठंडी सांस लेकर कहता है कि तो फिर ठीक है,
टेम्पल अंदर से पूरी तरह साथ चुका है। अगर मैं उनके बीच रहा तो शायद मेन होली ग्रेल का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगूं। मैं इसके पानी को महंगी कीमत पर बेच सकता हूं या किसी को रिश्वत दे सकता हूं। क्या आपको वाकई मुझ पर इतना भरोसा है? विंचेन स्माइल करके कहता है कि हाँ। दुल्हन चौंक कर पूछता है कि इतनी आसानी से? विंचेन समझाता है कि बिल्कुल, आखिरकार तुम वही प्रीस्ट दुल्हन हो जिसने मुझे पहले मिरेकल स्टोन दिया था। मुझे पता है कि तुम होली ग्रेल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए ही करोगे। विंचेन होली ग्रेल को आगे सरकाता है और दुल्हन यूज दोनों हाथों से इज्जत के साथ पकड़ कर कहता है कि मैं हर वक्त इसे भरने के लिए तैयार रहूंगा। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। जूलियन पास फ्लोट करते हुए कहता है कि ज्यादा ओवरडू मत करना। तभी अचानक दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुलता है। रेल्सा हौंकते हुए अंदर घुसती है और चिल्लाती है कि क्या आप यहाँ हैं यंग मास्टर? विंचेन और जूलियन चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। जूलियन दिमाग में सोचता है कि ट्रू सॉर्ड्स की मीटिंग के बाद भी हमें ऐसे ही बुलाया गया था। रेल्सा घबरा कर चीखती है कि आपको फौरन तैयार होना होगा, लेडी वर्सा ने आपको अपने साथ डिनर करने की दावत दी है। जूलियन और विंचेन के होश उड़ जाते हैं। विंचेन चीखता है कि डिनर। सीन बदलता है शाही डाइनिंग हॉल पर, जहां मेट्रियार्क वर्सा हेलिम और विंचेन एक विशाल टेबल पर आलीशान खाना खा रहे होते हैं। वर्सा पूछती है कि क्या तुम कल क्रिम्सन फोर्ट्रेस वापस जा रहे हो? विंचेन खाना खाते हुए कहता है कि हाँ, मैं अभी भी एक कैडेट हूँ, इसीलिए काम पूरा होते ही मुझे अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करनी होंगी। जूलियन पीछे भूत बना कांपते हुए सोचता है कि फादर की तरह मदर ने भी कभी किसी को डिनर पर नहीं बुलाया। तुम अभी भी मदर के सामने इतने नर्वस हो विंचेन? मैंने कहा था ना कि उनके सामने नर्वस होने की जरूरत नहीं है। हमने होली ग्रेल ढूंढ लिया और एल्डर्स को हराकर अपर हैंड हासिल कर लिया है। उन्होंने आज हमें यहाँ क्यों बुलाया है? वर्सा अपना कांता चूड़ी नीचे रखती है और मुस्कुरा कर कहती है कि आज मैं तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें एक गिफ्ट यानी इनाम देना चाहती हूँ। तुमने एल्डर्स के करप्शन को एक्सपोज किया और गाया टेम्पल के खिलाफ हमें जीत दिलाई। मैं तुम्हारे इन अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट करती हूँ और तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? विंचेन कहता है कि क्या आप मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त देंगी? वर्सा कहती है कि ऑफ कोर्स। विंचेन दिमाग में सोचता है कि ये मेरी तरफ से खुद को एक सजा भी है, एएनसीए की मिस्ट्रेस होने के नाते पूरी जिम्मेदारी न लेने पर। विंचेन आगे देखता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। वर्सा पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? विंचेन कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि मेन क्रिम्सन फोर्ट्रेस के कैडेट के तौर पर एडवांसमेंट एग्जाम देना चाहता हूँ। वर्सा हैरान होकर कहती है कि बस इतना? वर्सा थोड़ी हंसकर कहती है कि हो विंचेन, लगता है तुम अपनी माँ के रसूख और पावर को कम समझ रहे हो। मैं एएनसीए की मिस्ट्रेस हूँ, मैं तुम्हें जिस रैंक पर चाहूँ यूएस रैंक का कैडेट बना सकती हूँ। फिर भी तुम सिर्फ इससे सेटिस्फाइड हो? विंचेन कहता है कि हाँ मदर। वर्सा पूछती है कि और ऐसा क्यों है? विंचेन की लाल आंखें आग की तरह चमकती है और वो कहता है कि क्योंकि वही सही तरीका है। विंचेन समझाता है कि एडवांसमेंट एग्जाम साल में 2 बार होता है। ये ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि इसमें सीट्स भी लिमिटेड होती है। अगर मैं आपकी पावर से आगे बढ़ गया मदर तो मैं किसी और की जगह छीन लूंगा। ऐसा मौका मेरा अपना नहीं कहलाएगा। मैं अपनी खुद के एबिलिटी से आगे बढ़ूंगा। वर्सा उसकी बात सुनती है और उसके चेहरे का तेवर बदल जाता है। वो दिमाग में सोचती है कि सही तरीका, तुम कहते हो विंचेन, तुम्हारा ये कन्विक्शन तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। एक वक्त था जब मैं भी ऐसा ही चाहती थी। विंचेन पूछता है कि क्या अब ऐसा नहीं है? वर्सा कहती है कि मैं अब इन चीजों के पीछे भागने के लिए बहुत बुद्धि हो चुकी हूँ और अब मेरे सर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। मैं अब सिर्फ सबसे तेज रास्ते की तलाश में रहती हूँ। वर्सा आगे कहती है कि कुछ कैडेट्स को एक नया मिशन मिलेगा, वही तुम्हारा रैंक 8 एडवांसमेंट एग्जाम माना जाएगा। मैं तुम्हारे इस कन्विक्शन के लिए तुम्हें चीर करती हूँ। विंचेन झुक कर कहता है कि थैंक यू मदर। रात के वक्त वर्सा अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी होती है। वो पीछे खड़ी रेल्सा से कहती है कि रेल्सा, तैयारियां करो, मैं विंचेन का मिशन असाइनमेंट लिखने वाली हूँ। रेल्सा डर कर पूछती है कि आप उस कौन सा मिशन देने वाली है? वर्सा एक शैतानी और शार्प स्माइल के साथ कहती है कि मेल्ट्यूम। रेल्सा के होश उड़ जाते हैं कि मेल्ट्यूम? मेल्ट्यूम से आपका मतलब साउथ की वो कोस्टल सिटी है जहां वे फैमिली का राज है? वर्सा कहती है कि हाँ, वो जगह बिना किसी खास प्रोडक्ट के भी पैसे से भरी हुई है। पेट्रियार्क की यूएस पर काफी वक्त से नजर है क्योंकि अफवाह है कि वे फैमिली अपने शहरियों से चोरी कर रही है। रेल्सा घबरा कर चीखती है कि यंग मास्टर विंचेन को वहां भेजना। विंचेन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ऐसा मिशन उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। वर्सा बताती है कि वो वहां भेजे जाने वाले गाया प्रीस्ट के साथ उनका गार्ड बैंक कर जाएगा। रेल्सा देसत से चिल्लाती है कि गाया, अभी कुछ दिन पहले हाई यंग मास्टर विंचेन ने गाया टेम्पल को जलील किया था और आप यूएनएचआई के गार्ड बनाकर उन्हें भेजे रही है। विया फैमिली का पेट्रियार्क बेहद लालची है। अगर गाया टेम्पल ने यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए विया फैमिली को रिश्वत दी तो उनकी जान खतरे में होगी और इसे एक्सीडेंट दिखाने के हजारों तरीके हैं। वर्सा खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी रेड ग्लोइंग आइज और खौफनाक स्माइल के साथ कहती है कि तुम हमेशा सही रास्ता चुनोगे विंचेन, खुद को हमेशा खतरे में डालोगे। लेकिन इसी वजह से तो इसे एग्जाम कहा जाता है। नेक्स्ट डे क्रिम्सन फोर्ट्रेस में वापस आने पर हेडमास्टर हेरिका आगे बढ़ते हुए जोर से हंसता है कि हाँ, वेलकम बैक विंचेन, तुमने बहुत शानदार काम किया, मैं सच में बहुत खुश हूँ। विंचेन मुस्कुरा कर कहता है कि लगता है आप काफी अच्छे मूड में है। हेरिका उंगली उठाकर कहती है कि बिल्कुल, मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि तुमने उनमें से एक हरामी से छुटकारा पा लिया। विंचेन पूछता है कि क्या आपके दिल में उसके खिलाफ कोई नफरत थी? हेरिका अपना चेहरा गुस्से और अजीब बनाकर बताती है कि यूएस बूढ़े ने कितने गंदे और खौफनाक एक्सप्रेशन के साथ मुझे अपनी माशूका यानी कॉन्क्यूबाइन बनाने को कहा था। विंचेन और डिन उस देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं कि आईसी। डीन अपनी गर्दन साफ करके कहता है कि अहम हेडमास्टर। हेरिका चौंक कर कहती है कि ओह राइट, मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं बुलाया था। ये रहा तुम्हारा अगला मिशन। हेरिका एक बंधा हुआ शाही स्क्रॉल विंचेन के आगे करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम सफर से थक चुके होगे, पर तुम्हें 3 दिन में रवाना होना होगा। विंचेन पूछता है कि लोकेशन क्या है, मुझे कहाँ जाना है? डीन सीरियस होकर बताती है कि कॉन्टिनेंट के सबसे साउथ में मौजूद शहर मेल्ट्यूम। विंचेन दिमाग में सोचता है कि मेल्ट्यूम, अगर पिछले 500 सालों में नेम नहीं बदला तो ये डेफिनेटली वही जगह है। तभी पीछे से एक कैडेट लड़की सेल्वीरा पर्पल बालों वाली दौड़ती हुई आती है और चिल्लाती है कि मेल्ट्यूम।
कब? विंचेन, मुझे भी अपने साथ मेल्ट्यूम ले चल। रूम में विंचेन और सेल्विरा बेड पर बैठकर मैप और किताब देख रहे होते हैं। लड़की एक्सप्लेन करती है कि मेल्ट्यूम पर इस वक्त वियर फैमिली का राज है और ये शहर सी ट्रेड और पोर्ट्स के लिए बहुत मशहूर है। इसके अलावा हालांकि ये हेलेम फैमिली की सरहद से मिलता है, पर इनके बीच कोई लड़ाई नहीं हुई और कोई टैक्स देने के रिकॉर्ड्स भी नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे हाइपोथेसिस है। विंचेन दिमाग में सोचता है कि हेलेम फैमिली, मेरी मदर वर्सा हेलेम का खानदान, इस मिशन के पीछे उनका कोई ना कोई मकसद जरूर है। 200 साल पहले की समुद्री जान के निशान और विंचेन उस देखकर कहता है कि लगता है तुम्हें हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। लड़की का चेहरा अचानक शर्म से लाल हो जाता है और वो हाथ पैर मरते हुए घबरा कर कहती है कि वेल, ये वो मेरा ड्रीम मार्शल आर्टिस्ट बनना नहीं बल्कि एक हिस्टोरियन बनना है। विंचेन यूज थोड़ा अजीब रिएक्शन देता है तो वो गुस्से से चिल्लाती है कि ये किस तरह का रिएक्शन है, क्या मेरा सपना इतना अजीब है? विंचेन घबरा कर कहता है कि नहीं, ये एक बहुत शानदार ड्रीम है। बस मैं सोच रहा था कि तुम ऐसे सपने के साथ क्रिम्सन फोर्ट्रेस क्यों ना आए, हिस्टोरियंस तो ज्यादा पैसे भी नहीं कमाते। लड़की कहती है कि एडवेंचरिंग डेंजरस हो सकती है, इसलिए मार्शल आर्ट्स आना जरूरी है। खैर, मेन इस मिशन में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेन इस बार तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन तभी दरवाजा जोरदार आवाज से खुलता है और 2 और कैडेट्स अंदर घुसते हैं। सीजे कहता है कि विंचेन, हमने सुना तुम्हें एक नया मिशन मिला है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। हामन आगे आकर कहती है कि मैं बहुत मेहनत करूंगी। विंचेन मुस्कुरा कर कहता है कि ग्रेट, चलो हम सब एक साथ चलते हैं। दोनों कैडेट्स खुशी से हाथ उठाकर चीखते हैं कि ये, लेकिन सेल्विरा पीछे बैठकर अपना मुंह बना लेती है। जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए विंचेन के कान में कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे पास काफी सारे साइडकिक्स हो गए हैं। तुम इतने बेमुरुवत हो, मैंने इन्हें इसलिए नहीं चुना था। जूलियन पूछता है कि तो फिर क्यों? क्या तुम्हें वकाई लगता है कि ये दोस्तों तुम्हारे लिए फायदेमंद होंगे? जूलियन आन कैडेट्स की मासूम और भरोसेमंद आंखों की तरफ इशारा करता है। विंचेन कहता है कि इनकी मदद करने की ख्वाहिश ही मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट है, और आओ एक आखिरी बंदे को भी शामिल कर लेते हैं। तभी सामने रेवन वर्टिकन चमकती हुई आंखों से आगे बढ़ता है। विंचेन उससे कहता है कि हाँ, अगर तुम इस मिशन में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ पूरे ध्यान से स्पा यानी मुकाबला करूंगा। एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर ये मेरा वादा है। रेवन जोश में हाथ मिलता है कि ये एक बेहतरीन प्रपोजल है मेरे दोस्त। जूलियन दिमाग में सोचता है कि अगर रेवन हमारे साथ आता है तो बटलर सेरे को भी ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। आखिरकार मेल्ट्यूम शहर अनसेफ होने के लिए मशहूर है। जूलियन मुस्कुरा कर कहता है कि ब्रदर, तुम दिन ब दिन और छलक होते जा रहे हो। विंचेन कहता है कि शायद ये तुम्हारा असर है। तभी रेवन को कुछ याद आता है और वो कहता है कि ओह राइट, सेरेको ने कहा था कि वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। अचानक रूम के अंदर डीप डार्कनेस और मैजिक थ्रेड्स फैलने लगते हैं। विंचेन की आंखें चमकती है और वो पीछे मुड़ता है। चारों तरफ जदुई धागों का जाल बिछ जाता है। विंचेन काम आवाज में पूछता है कि इस सब का क्या मतलब है? डार्क ऑरा के बीच से बटलर सेरेको चलते हुए आता है और कहता है कि अपॉलॉजीज, मेरा आपको डराने का कोई इरादा नहीं था। विंचेन अपनी तलवार पर हाथ नहीं रखता और सेरेको पूछता है कि आप अपनी तलवार क्यों नहीं निकल रहे? विंचेन स्माइल करके कहता है कि क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे खिलाफ कोई मर्डरस इंटेंट यानी कातिलाना इरादा नहीं है। सरकोन मुस्कुरा कर कहता है कि हो, आप सच में बेहद इंटरेस्टिंग है यंग मास्टर। विंचेन पूछता है कि ये किस तरह की टेक्निक है? सेरेको समझाता है कि ये एक तरह का बैरियर है जो अंदर और बाहर की हर चीज को सील कर देता है। इसे टेरिटरी ऑफ द मर्डर किंग कहते हैं। जूलियन दहशत से चीखता है कि टेरिटरी ऑफ द मर्डर किंग, इसमें से सिर्फ चांद लोग ही जिंदा बचे हैं। सेरेको कहता है कि हाँ, इस स्किल से ज्यादा लोग जिंदा नहीं बचते। ये एक परफेक्ट असैसिनेशन टेक्निक है और ये राज की बातें करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। विंचेन पूछता है कि राज, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? सेरेको अपनी उंगली उठाकर कहता है कि आपने कहा ना कि इस स्किल से ज्यादा लोग जिंदा नहीं बचे। सच बात यह है कि सिर्फ एक जिंदा बचा है जिसने इस टेक्निक से बिना किसी नुकसान के खुद को निकला था। उसका नाम है मर्लिन FALKER। विंचेन और जूलियन दोनों के होश उड़ जाते हैं। विंचेन चीखता है कि मास्टर। सेरेको याद करते हुए बताती है कि वो एक जवान जीनियस था। हमारी उम्र में फर्क होने के बावजूद मेरा टेरिटरी ऑफ द मर्डर किंग उसके सामने हेल्पलेस होकर तबाह हो गया था। वो मेरी पूरी नाकामी थी। उसके बाद मर्लिन फाल्कर की लाइटनिंग का सामना करने के लिए मैंने माना एप्लीकेशन पर स्टडी शुरू की और आखिरकार मैं उसके चेहरे पर वो स्कार यानी जख्म छोड़ने में कामयाब हुआ। लेकिन 15 साल पहले जब मैं वर्टिकन फैमिली का बटलर बना, मेरा उससे रब्ता पूरी तरह से टूट गया। विंचेन परेशान होकर सोचता है कि मेरे मास्टर से 15 साल पहले। जूलियन हैरान होकर पूछता है कि वेट, टू इस बटलर की UMR आखिर कितनी है? सेरेको एक मकराना स्माइल के साथ कहता है कि देखा जाए तो मैं आपके फादर की उम्र का हूँ। क्या मेरा चेहरा जरूरत से ज्यादा जवान नहीं लगता? जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए हैरान और दांग होकर चीखता है कि क्या रिवर्सल टेक्निक? मैंने सुना था कि मर्डर किंग एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक यूज करता है जिससे वो अपनी शक्ल और वजूद बदल कर दुश्मनों को धोखा देता है। विंचेन चौंक कर सेरेको से कहता है कि रिवर्सल टेक्निक, तुम इसके बारे में पहले से जानते थे? फिर क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने ये टेक्निक मेरे सामने क्यों दिखाए? सेरेको एक मकराना और शार्प स्माइल के साथ कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आया कि मैं इस बात से क्या समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आपने हमें US विशाल धमाके से बचाया था। दूसरा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप यंग मास्टर रेवन के साथ उनका सपना बांटने के काबिल है। विंचेन खामोश होकर उस देखता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। सेरेको ध्यान से बताता है कि मैं किसी पर कातिलाना हमला करने नहीं आया था, मेरे आने का मकसद अलग था। दूसरी तरफ क्रिम्सन फोर्ट्रेस के आंगन में शाही बर्फ के बीच रेवन वर्टिकन नंगे जिस्म अपने भले से जोरदार प्रैक्टिस कर रहा होता है। सेरेको उसके पास आकर कहता है कि यंग मास्टर, आप क्रिम्सन फोर्ट्रेस की इस कड़कती ठंड को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्यों ना हम आज के लिए प्रैक्टिस यही रोक दें? रेवन हौंफते हुए अपने भले को जमीन में गाड़ता है और गमगीन चेहरे के साथ कहता है कि मैं लगातार 2 बार हार चुका हूँ। विंचेन ने US धमाके में सभी लोगों को बचाया था और काइमेरा मॉन्स्टर को हराने का प्लान भी उसी का था। मैं हर मुश्किल सिचुएशन में सिर्फ देखता रह गया।
सर कॉम फिकर से कहता है कि यंग मास्टर। लेकिन रेवन अचानक बच्चों की तरह चमकती हुई आंखों से अपना हाथ हवा में उठाकर जोश में चिल्लाता है कि पर क्या ये बेहद शानदार बात नहीं है कि मेरे पास मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली एक राइवल मौजूद है। ठीक है, आज से मेरा गोल विन चेन एएनसीए को हराना है। सर कॉम मुस्कुरा कर कहता है कि बिल्कुल यंग मास्टर, आप उसके साथ और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। सीन वापस डार्क मैजिक थ्रेड्स के बीच शिफ्ट होता है जहां सेरेको विंचेन से कहता है कि आपको और शक्तिशाली बनना होगा यंग मास्टर विंचेन। आपको ताकतवर बनकर यंग मास्टर रेवन को उनके गोल तक ले जाना होगा, लेकिन अगर आप कमजोर निकले तो मेन फरन आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जूलियन दहशत से कांपते हुए चीखता है कि हाइक, ये कितनी खौफनाक वार्निंग है। विंचेन कहता है कि पर तुम्हारी इस रिवर्सल टेक्निक का हमारी इस बात से क्या ताल्लुक है। सेरेको अपने हाथ पर नीली लाइटनिंग और मैजिक ऑरा चढ़ते हुए समझाता है कि मैंने ये रिवर्सल टेक्निक इसीलिए बनाई थी ताकि मैं एक ऐसा जिस्म बना सकूं जो मर्लन फाल्कर की लाइटनिंग का सामना कर सके। ये टेक्निक आपके जिस्म की हड्डियों और मसल्स को आर्टिफिशियली रिस्ट्रक्चर करती है। इस वक्त ऐसा लगता है कि आप अपने जिस्म को किसी ताकत से तबाह होने से बचा रहे हैं यंग मास्टर विंचेन। सेरेको आगे कहता है कि अगर आपका जिस्म तबाह होकर मर गया तो ये मेरे लिए परेशानी की बात होगी, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये रिवर्सल टेक्निक सिखा दूं। विंचेन की आंखें खुशी और हैरत से फट जाती हैं और वो चीखता है कि रियली, क्या तुम वाकई मुझे ये सिखाओगे। सरकोम हंसता है कि क्या आप इसे सीखना चाहेंगे। विंचेन अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स, मेरे पास इनकार करने की कोई वजह नहीं है। जूलियन खुशी से चीखता है कि वाह, अगर हम रिवर्सल टेक्निक सीख लें तो हम हेवनली एक्सोस्केलेटन को और भी ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएंगे। विंचेन दिमाग में सोचता है कि हाँ, डिवाइन पावर्स के अलावा मुझे अपने जिस्म को बचाने का एक और तरीका मिल गया। सरकोम स्माइल करके कहता है कि लेकिन इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। विंचेन सीरियस होकर कहता है कि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं हमेशा रेवन का गोल बना रहूंगा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी का गोल बनने के काबिल हूं। लेकिन विंचेन अपनी मुट्ठी को पूरी शक्ति से कसकर बांधता है और उसके चेहरे पर एक शैतानी और कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल आती है। वो कहता है कि मैं एक दिन समन से आगे निकलकर उन्हें हराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुमसे बस इस बात का वादा कर सकता हूँ। सरकोम मुस्कुरा कर कहता है कि ये काफी से भी ज्यादा है। मैं आपको रिवर्सल टेक्निक सिखाऊंगा। सेरेको अपने जदुई धागों से विंचेन पर ऑरा ट्रांसफर करना शुरू करता है और विंचेन क्रॉस लेग्ड बैठकर उस अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। 3 दिन बाद क्रिम्सन फोर्ट्रेस के महल में दिन अपने डेस्क पर बैठा होता है। विंचेन और उसके साथ आने वाले सभी कैडेट्स, जिनमें रेवन, सरकोम, दुल्लन और बाकी दोस्त शामिल हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं। डीन कहता है कि मेन रिपोर्ट अमिट करता हूं। ये एग्जाम सेकंड क्लास प्रीस्ट दुल्लन की रिक्वेस्ट और मेट्रियार्क वर्सा हेलेम की इजाजत पर दिया जा रहा है। इसे रैंक 8 एडवांसमेंट एग्जाम माना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम सब अपना बेस्ट दोगे। डीन दिमाग में सोचता है कि हेडमास्टर को इसे ग्रेड करना चाहिए था, पर आखिर में ये काम मुझे ही करना पड़ रहा है। वो शाही ऑर्डर पर साइन करता है और कहता है कि तुम लोग अब निकल सकते हो। विंचेन और उसके दोस्त एक साथ झुककर रिस्पेक्ट शो करते हैं और चीखते हैं कि टू एब्सोल्यूट ग्लोरी। अगले हाई पैल शाही कैरेज यानी रथ रोड पर तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए मैप दिखाता है और कहता है कि हम टेलीपोर्टेशन गेट्स का इस्तेमाल करेंगे, पर फिर भी मेल्ट्यूम पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे। विंचेन चौंक कर कहता है कि टेलीपोर्टेशन गेट्स, फिर भी कुछ दिन लगोगे? पिछली जिंदगी में मेरे दौर में हमें रास्ते पर सालों लग जाते थे। जूलियन अजीब सा मुंह बनाकर कहता है कि मैं भूल गया था कि तुम एक बुरे आदमी हो। सफर का चौथा दिन होता है और वो 5वें टेलीपोर्टेशन गेट पर पहुंचते हैं। वहां अचानक विल्सन रेड गेट पर खड़ी एक चुड़ैल जैसी जादूगर लड़की विच मेज पर चिल्लाता है कि वेट, ये क्या है? ये इतना महंगा क्यों है? तुम किसका पॉकेट काटने की कोशिश कर रही हो? जादूगानी मक्कराना स्माइल के साथ कहती है कि हाँ, यही ओरिजिनल प्राइस है, अगर पैसे नहीं है तो मत उस करो। कैडेट गुस्से में अपनी मुठियां बंद कर चीखता है कि हम क्रिम्सन फोर्ट्रेस के कैडेट्स हैं और हम ड्यूटी पर हैं। उसके साथ खड़ी सैरी पकड़ती है कि विल्सन शांत हो जाओ। जादूगानी हंसती है कि तू क्या हुआ? अगर वो इतने बड़े हैं तो महंगे पैसे दे सकते हैं। कैडेट विल्सन गुस्से में आगे बढ़ता है कि क्या तुम बैकस्ट्रीट्स के विल्सन का स्वाद चखना चाहती हो? तभी रथ का दरवाजा खुलता है और विंचेन बाहर से निकलकर गुस्से से कहता है कि विल्सन, काफी हो गया। ऐसे मामलों में गुस्सा करके तुम हमारी इज्जत खराब कर रहे हो। अगर ऐसी छोटी बातों पर गुस्सा खोना है तो फोर्ट्रेस वापस लौट जाओ। विल्सन घबरा कर चुप हो जाता है। विंचेन दिमाग में सोचता है कि आईएनसीए के सेंट्रल टेरिटरी से जितना दूर हम जा रहे हैं, हमारे साथ ट्रीटमेंट उतना ही खराब होता जा रहा है। जूलियन कहता है कि रिमोट एरियाज में इन्फ्लुएंस कम होना आम बात है, ये सफर मुश्किल होने वाला है। सफर का 6वां दिन होता है। रथ समुंदर के किनारे एक ऊंची पहाड़ी के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। रथ के अंदर सभी कैडेट्स बैठे होते हैं। सेल्ब्रा खिड़की से बाहर इशारा करके कहती है कि विंचेन, वहां देखो, वो मेल्ट्यूम का विशाल सी बैरियर है। ये 200 साल पहले बनाया गया था और इस बैरियर की वजह से मेल्ट्यूम लुटेरों, पायरेट्स के हमलों से बचा रहा। विंचेन चौंक कर पूछता है कि लुटेरे? सेल्ब्रा कहती है कि हाँ, मैंने सुना है वो आज भी वहां परेशानी खड़े करते हैं। विंचेन दिमाग में सोचता है कि ये काफी अजीब है, इस बात में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जूलियन, हमें इस बैरियर की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए एक्साइटेड होकर कहता है कि ओके, ये काम मुझ पर छोड़ दो। समुद्री पहाड़ों के किनारे बेस अस पुराने और खूबसूरत कोस्टल सिटी मेल्ट्यूम का ऊपर से नजारा दिखता है, जिसे 200 साल पहले एक मजबूत सी बैरियर के जरिए प्रोटेक्ट किया गया था। लेकिन इस बैरियर के होने के बावजूद शहर के लोग हमेशा लुटेरों यानी पायरेट्स के हमलों की वजह से खतरे में रहते हैं, और ऊपर से हाल ही में फैली भूखमरी हंगर ने शहर के नागरिकों की हालत और भी ज्यादा खराब कर दी है। रास्ते पर विंचेन, जूलियन, रेवन और बाकी सभी कैडेट्स चलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। पास ही कुछ गरीब और भूखे लोग जमीन पर बैठे होते हैं। रेवन ध्यान से देखते हुए कहता है कि मैंने यहाँ की भूखमरी के बारे में सुना तो था, पर यह सोचा नहीं था कि हालत इतने ज्यादा खराब होंगे। विल्सन और बाकी कैडेट्स पूछता है कि हमें यहाँ आकर कहाँ जाना है? हमें तो कोई गाइड भी प्रोवाइड नहीं किया गया। क्या ये लोग यंग मास्टर और हम सबकी बेइज्जती कर रहे हैं? सेल्बीरा कहती है कि क्या ये इस वजह से है कि एडेंसन का साउथ में ज्यादा इन्फ्लुएंस या असर नहीं है?
विंचन सीरियस होकर कहता है कि नहीं, हेलेम फैमिली हाई एडेंसन की आइक्लाउटी इन लॉ फैमिली है और क्योंकि ये शहर हेलेम फैमिली के इलाके की सरहद से मिलता है इसीलिए यहाँ उनका असर होना चाहिए। हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। विंचन सभी कैडेट्स को देखते हुए कहता है कि चलो सबसे पहले टेंपल के प्रीस्ट को ढूंढते हैं। सीन शिफ्ट होता है मेल्ट्यूम के गाया टेंपल के अंदर। वहां थर्ड क्लास प्रीस्ट लुसेन एक आलीशान रूम में आराम से बैठा होता है। विंचेन और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं। विंचेन मिशन इंस्ट्रक्शंस आगे बढ़ता है लेकिन लुसेन बिना देखे हाथ हिलाकर आराम से कहता है कि सब ठीक है, मुझे ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। विंचेन चौंक कर पूछता है कि पर दो। लुसेन कहता है कि तुम लोग यहाँ आकर थोड़ा वक्त जाया करो और घूमने चले जाओ, क्या इससे हम दोनों का फायदा नहीं होगा? लुसेन मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे गार्ड्स की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये जगह बिल्कुल शांत और पीसफुल है। रेवन के साथ खड़ा सरकोन और बाकी सब गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। लुसेन बिना किसी परवाह के उठता है और कहता है कि हम कल सुबह हाई सनबर्न डेरेलिक्ट्स के कैंप्स की तरफ जाने वाले हैं और वो अपने गार्ड्स के साथ वहां से निकलने लगता है। विंचेन और बाकी सब बस देखते रह जाते हैं। सेल्ब्रा की गुस्से में चीखती है कि ही इग्नोर्ड अस बंदे के साथ आखिर क्या मसाला है? लेकिन विंचेन अपनी जगह पर शांत खड़ा होकर दिमाग में सोचता है कि जूलियन, क्या तुम वहां हो? जूलियन आसमान में बैरियर के ऊपर पहुंचकर हौंकते हुए कांप रहा होता है और कहता है कि हाँ, ऑलमोस्ट। जूलियन अपने दोनों हाथों को पकड़कर सोचता है कि मेरे वजूद की ताकत इस बात पर डिपेंड करती है कि मैं विंचेन से कितनी दूर हूं। विंचेन पूछता है कि कैसा है, बैरियर की कंडीशन कैसी है? जूलियन बैरियर के ऊपर से झुक कर देखता है और खुशी से कहता है कि बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने सोचा था। वहां एक खरोच तक नहीं है। इसका मतलब पायरेट्स के लगातार हमलों की जितनी भी कहानियां हैं वो सब झूठ है। यहाँ की आवाम का एटीट्यूड और ये सब। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है। बूम! मेल्ट्यूम के एक हिस्से में आग का विशाल शोला फट पड़ता है और बैरियर पर हमला होता है। शहर के अंदर भगदड़ मच जाती है। कैडेट्स चीखते हैं कि एन एक्सप्लोजन, क्या ये पायरेट अटैक है? विल्सन और बाकी लोग डर के मारे चीखते हैं कि पी पायरेट्स फिर से भागो। शहर के घरों और बिल्डिंग्स पर धार धार करके बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं। लोग चीखते हैं कि हमारा घर तबाह हो गया, भागो जल्दी करो। विंचेन गुस्से में दांत पीसते हुए जूलियन से पूछता है कि जूलियन, क्या ये सच में पायरेट अटैक है? जूलियन वहां से चीखते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, ये सब फेक है। सीरियसली, समुद्र के होराइजन पर एक छोटी सी सेलबोट तक नहीं है, लुटेरों की शिप कहां से आ जाएगी? विंचेन वापस अंदर रूम की तरफ मुड़ता है और दरवाजा खोलता है तो सामने वही प्रीस्ट लुसेन खड़ा होता है। लुसेन मुस्कुराते हुए आम अंदाज में कहता है कि नाउ एवरीवन, तुम लोग टेंपल में आकर पनाह क्यों नहीं ले लेते? बाहर लोग चीखते हैं कि ओ प्रीस्ट आ गए, हम बचा लिए गए हैं। ओ गाया, सब पादरी के पास भागते हैं। विंचेन गुस्से में उन्हें देखता है और दिमाग में सोचता है कि ये कितना चिल इंसान है। इतने विशाल धमाकों के बीच भी इसके चेहरे पर शांति है। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था। लुसेन कहता है कि मुझे गार्ड्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जगह पीसफुल है। उसने इतने कॉन्फिडेंस से कहा था, इसका मतलब इस बंदे को पहले से पता था कि ये अटैक्स फेक है। सीन थोड़ी देर के लिए पिछले मंजर पर जाता है जहां मलिन फाल्कम महल की ऊंची छत पर खड़ा होकर जख्मी हालत में आसमान की तरफ देख रहा होता है। डीन वर्गो वहां आकर कहता है कि सिर मलिन, लगता है आप काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। मलिन कहता है कि वेल, मैं शिकत नहीं कर रहा। मलिन सोचता है कि मेन होली किंग की ग्रेव पर अपना फर्ज पूरा करने गया था, मुझे लगता था कि वही मेरी तकदीर है। लेकिन यंग मास्टर विंचेन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी तकदीर पूरी करने के बाद मैं आगे की जिंदगी के बारे में भी सोचूंगा। डीन वर्गो मुस्कुरा कर कहता है कि मैं भी अपनी फैमिली की वजह से मुश्किल हालत में था और मुझे एक ऐसे बच्चे ने सहारा दिया जिसने अभी ब्रेक थ्रू भी नहीं किया था। वो बचा और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर विंचेन था। अगर उसने आपकी तकदीर बदली है तो क्या आपको अपने आगे के सवालों के जवाब भी उसी के जरिए नहीं मिलेंगे? मलिन खामोश होकर सोचता है। सीन वापस मेल्ट्यूम शिफ्ट होता है। अगले दिन सुबह विंचेन और उसके सभी कैडेट्स सनबर्न डेरेलिक्ट्स कैंप्स के गेट पर पहुंचते हैं। वहां गेट पर जो गार्ड्स अपनी स्पीयर्स आगे करके चिल्लाते हैं कि हॉल्ट, रुको, ये वियर फैमिली की प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ ट्रेसपस नहीं कर सकते। विंचेन अपनी डार्क फर ट्रिम्ड क्लोक पहने हुए आराम से आगे बढ़ता है और कहता है कि हम क्रिम्सन फोर्ट्रेस के कैडेट्स हैं, प्लीज हमें अंदर जाने की इजाजत दीजिए। गार्ड गुस्से से चीखता है कि नो वे, बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी पीछे से वही प्रीस्ट लुसेन अपने डू डार्क हुडेड गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है और गुस्से में चीखता है कि हाउ डिड यू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मुझे गार्ड्स की कोई जरूरत नहीं है। विंचेन काम होकर कहता है कि हम सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। प्रीस्ट लिसेन। लुसेन चिल्लाता है कि अपनी ये चालाकी बैंड करो और यहाँ से दफा हो जाओ, तुम सी कर्स्ड बास्टर्ड्स। विंचेन दिमाग में सोचता है कि ये कितना जिद्दी है। मेन प्रीस्ट दुल्हन को परेशान नहीं करना चाहता था, पर विंचेन अपनी पॉकेट से एक चमकता हुआ वुडन टोकन निकलता है और कहता है कि ये सेकंड क्लास प्रीस्ट का टोकन है। मैं यहाँ थर्ड क्लास प्रीस्ट लुसेन से मिलने और इस जगह का जायजा लेने आया हूँ। लुसेन गुस्से में आग बबूला होकर अपना हाथ आगे मारता है और इस टोकन को जमीन पर दे मारता है कि क्या तुमने सुनी नहीं मेरी बात? फरन यहाँ से दफा हो जाओ। टोकन जमीन पर गिर जाता है। विंचेन दिमाग में सोचता है कि चर्च की हायरार्की को इग्नोर करने का इतना बड़ा रिएक्शन, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ अंदर जरूर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। लेकिन अचानक विंचेन कहता है कि वो लिसेन चौंक कर देखता है कि क्या हुआ। विंचेन मुस्कुरा कर कहता है कि वहां अंदर कितने सारे बॉक्सेस हैं। रेवन गेट तोड़कर अंदर घुस आते हैं और एक विशाल वुडन बॉक्स पर हाथ रखते हैं। गार्ड हैरान होकर चीखते हैं कि व्हेन डिड ही, हम टू गेट पर गार्ड कर रहे थे। रेवन बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है लेकिन तभी अंदर से एक विशाल गांजा और खौफनाक गिंट शार्क्स रेड ऑरा के साथ निकल कर चिल्लाता है कि यू कैन नॉट टच दिस बॉक्स। रेवन अपना हाथ पीछे करके डिफेंस पोजीशन लेती है लेकिन तभी अंधेरे से बटलर सेरेको के चमकते हुए जदुई धागे फरन आते हैं और यूएस खौफनाक गिंट शख्स के हाथों और जिस्म को चारों तरफ से बांध लेते हैं। सरकोन कोल्ड आवाज में चिल्लाता है कि गेट योर हैंड्स ऑफ नाउ। सेरेको अपने जदुई धागों से गांजे गिंट एडमंड के हाथों और जिस्म को बांध लेता है। विंचेन आगे बढ़ते हुए कहता है कि एमआर सरकोन, अगर बात ज्यादा आगे बढ़ी तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। विंचेन एडमंड के पास आकर कहता है कि हम प्रीस्ट के गार्ड्स हैं, अगर आपको इससे कोई परेशानी है तो रिपोर्ट कीजिए कि आपके फ्रेंड के साथ वेयर फैमिली की फैसिलिटी में एक हादसा हुआ था।
एडमंड दांत पीसते हुए दिमाग में सोचता है कि तुम हरामी। तभी प्रीस्ट लुसेन आगे आकर कहता है कि इट्स ऑल राइट, अगर यही वजह है तो आगे बढ़िए। एडमंड अचानक मक्कराना अंदाज में हंसता है कि जब इतने शक्तिशाली यंग मार्शल आर्टिस्ट आपके साथ है तो प्रीस्ट को काफी सेफ महसूस हो रहा होगा। मेन सनबर्न डेरेलेक्स कैंप्स का फैसिलिटी मैनेजर एडमंड हूँ, प्लीज मेरे पीछे आइए और आराम से देखिए। विनचेन कहता है कि आपके ताबू का शुक्रिया एडमंड। एडमंड आगे चलते हुए कहता है कि वैसे यहाँ देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये जगह बिल्कुल पीसफुल है। ये कहते हुए एडमंड की एक आंख खौफनाक तरीके से लाल चमकती है। विनचेन उस ध्यान से देखता है और पूछता है कि एक्सक्यूज मी, इन सभी डिब्बों यानी बॉक्सेस में क्या है? प्रीस्ट लुसेन बताता है कि इन बॉक्सेस में मैजिक स्टोन्स है, वो कच्चा माल जिससे मैजिक क्रिस्टल्स बनते हैं। यहाँ के तमाम भी घर लोगों को खाना, कपड़ा और छत दी जाती है और बदले में वो इन मैजिक स्टोन्स को रिफाइन करने में मदद करते हैं। हम पादरी उनके जख्मों का इलाज करते हैं क्योंकि ये एक मुश्किल काम है। सेल्ब्रा की चौंक कर चीखती है कि इम्पॉसिबल, जो काम सिर्फ मेजर्स कर सकते हैं वो आम लोग कैसे कर सकते हैं? लुसेन कहता है कि ये सब विया फैमिली की यूएस गुप्त टेक्निक की वजह से है जो नस्लों से चली आ रही है, इसीलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। लड़की पूछती है कि तो क्या इसी हिडन टेक्निक की वजह से विया फैमिली इतनी अमीर हुई है? एक और कैडेट कहता है कि मैजिक स्टोन्स हर जगह महंगे दाम पर बिकते हैं। आगे खान में लोग हथों और फावरों से चमकते हुए ग्रीन मैजिक स्टोन्स तोड़ रहे होते हैं। लुसेन कहता है कि ये वर्क एरिया है, हम इनकी पूरी मदद करते हैं ताकि ये एक दिन खुद कफील हो सके। विनचेन एडमंड से कहता है कि अब हम अगली जगह चलें। एडमंड उन्हें बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और कहता है कि ये आखिरी जगह है, यहाँ से सनसेट और मेल्ट्यूम बैरियर का नजारा सबसे शानदार दिखता है। विनचेन दूर दिखने वाली इमारतों की तरफ इशारा करके पूछता है कि वो इमारतें किस लिए है, क्या वो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है? एडमंड कहता है कि हाँ, वो स्टोरेज फैसिलिटीज है, मैजिक स्टोन्स को काफी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। विनचेन दिमाग में सोचता है कि इतनी दूर की जगह को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करना कितना बबूढ़ा बहाना है। तभी प्रीस्ट लुसेन दरवाजे पर आकर कहता है कि एमआर मैनेजर, आज कोई जख्मी नहीं है इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। कैडेट्स, आप लोग भी जाकर आराम कीजिए। रात के वक्त सभी कैडेट्स कमरे में सो रहे होते हैं जबकि विनचेन बाहर चांद की रोशनी में खड़ा होता है। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में घने जंगल के रास्ते पर विया फैमिली के गार्ड्स टॉर्च लेकर कैदियों को ले जा रहे होते हैं। गार्ड पूछता है कि कुल कितने लोग हैं? जवाब मिलता है कि 10 लोग हैं, ध्यान रखना कोई भागने ना पाए। उनके पैरों में भारी लोहे की जंजीरें बांधी होती है। कैदी दिमाग में सोचता है कि भगना, इन पहरों से हम इस हालत में कहां भाग सकते हैं? विया फैमिली का मार्शल आर्टिस्ट हेल्क मशाल हाथ में लिए गुस्से से कहता है कि जल्दी चलो, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। तभी एक मूंछों वाला आम आदमी रोने की हालत में आगे आकर चीखता है कि हे, मुझे जाने दो, मैं कोई भी घर आदमी नहीं हूँ, मुझे अन पादरियों ने जबरदस्ती पकड़कर यहाँ भेजे दिया है। मेरा घर पर एक नया पैदा हुआ बचा है। हेल्क गुस्से से उसकी तरफ देखता है कि तुम्हारा घर है ना? और पूरी ताकत से एक घुसा उसके पेट में दे मारता है। बूम! वो आदमी के यूं चीखते हुए जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। हेल्क उसके सर पर खड़ा होकर कहता है कि मैं अभी तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी बेटी को भी ले आता हूँ, फिर बताना तुम्हारा घर कहाँ है। क्या तुम अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहते थे? जमीन पर पड़ा आदमी दर्द से तड़पता है और बाकी सभी कैदियों के जिस्म डर के मारे कांपने लगते हैं। गार्ड्स उन्हें डकारते हैं कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम सड़कों से किसी भी बेघर इंसान को उठा लाएंगे, क्या पता अगली बार तुम्हारी फैमिली या दोस्त हो। कैदियों की लाइन में एक लड़का भी चल रहा होता है। अचानक अंधेरे झाड़ियों से एक हाथ निकलकर उसके कंधे को पकड़ता है। वो लड़का चौंक जाता है और अगले ही पाल वहां एक फट की आवाज आती है और वो लड़का अंधेरे में खींच लिया जाता है। जमीन पर सिर्फ उसका एक जूता गिर जाता है। हेल्क बिल्डिंग के पास पहुंचकर कहता है कि लो, हम पहुंच गए, यहाँ से तुम्हारा असली काम शुरू होता है, अंदर चलो अगर दोबारा मार नहीं खानी। दूसरी तरफ एक गार्ड कैदियों को गिनते हुए कहता है कि 5, 6, 7, 8, 9, 10। वो चौंक कर चीखता है कि ओए, यहाँ 9 लोग क्यों हैं, 10 क्यों नहीं? दूसरा गार्ड कांपते हुए कहता है कि वहां तो पूरे 10 थे। गार्ड गुस्से से चीखता है कि तुम बेवकूफ हो, उनमें से एक कैदी भाग गया है, यूज फरन ढूंढो। तभी एक गार्ड टॉर्च लेकर आते हुए कहता है कि सर सॉरी, मैं रास्ते में गिर गया था। लेकिन जंगल के यूएस अंधेरे सन्नाटे में एक ब्लैक सिलोएट आगे बढ़ता है। वो लड़का जो कैदियों में शामिल था अपना नकाब और कपड़े हटाता है तो उसके पीछे से विनचेन की लाल चमकती आंखें और शैतानी स्माइल जाहिर होती है। विनचेन अब कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ तक पहुंच ही गया। 2 घंटे पहले विनचेन के फैसिलिटी के अंदर जाने से वहां वो सभी कैडेट्स एक कमरे में जमीन पर बैठकर आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। सेल्विरा अपने हाथ से जमीन पर थपकी देकर गुस्से से कहती है कि ये सब एक झूठ है। चाहे मैं जितना भी सोच लूं, पिकैक्स से मैजिक स्टोन्स को खोदना इम्पॉसिबल है। डेरेलेक्ट्स कैंप्स के अंदर जरूर कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। सिजेंग और हामन पूछते हैं कि राज, लेकिन फैसिलिटी तो बिल्कुल साफ थी और वहां ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं थी। विनचेन वहां खड़ा होता है और सीरियस आवाज में कहता है कि नहीं, पहाड़ों पर मौजूद वो स्टोरेज फैसिलिटी और वो शख्स एडमंड, उसके सेंसर्स इतने ज्यादा शार्प थे कि वो सिर्फ एक आम फैसिलिटी मैनेजर नहीं हो सकता। और उसकी आंखों में एक कातिल की सी चमक थी। हाँ, वही मेज जिसने हम पर एम्बुश किया था। मदर ने बिना किसी वजह के मुझे यहाँ नहीं भेजा होगा, इसका मतलब साफ है, मुझे उनके राज का पता लगाना ही होगा। विनचेन कहता है कि आज रात अकेला इस फैसिलिटी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करूंगा, यानी चुपचाप घुसूंगा। सेल्ब्रा और बाकी कैडेट्स घबरा कर कहते हैं कि लेकिन अगर आप वहां नहीं होंगे तो क्या वो शक नहीं करेंगे? विनचेन एक छलक स्माइल के साथ कहता है कि इस बारे में मिस्टर सरकॉम, क्या आप मेरी जगह ट्रांसफॉर्म होने में मदद कर सकते हैं? सेरेको अपना चेहरा हैरान होकर देखता है। सीन बदलता है गाया टेम्पल के प्रेयर हॉल में जहां सभी लोग बेंच पर बैठे होते हैं। प्रीस्ट लुसेन आगे खड़ा होकर बाइबल या सीक्रेट बुक से पढ़ते हुए कहता है कि भगवान की ग्रेस से हम सब भाई बन चुके हैं। लुसेन दिमाग में मुस्कुराकर सोचता है कि HMPH, तुम यहाँ हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बेवकूफों को क्या पता। तभी पास बैठी हुई रेवन डर कर धीरे से कहता है कि सर, मेरा मतलब विनचेन, क्या आप ठीक है? विनचेन, जिनकी जगह सेरेको ने रिवर्सल टेक्निक से विनचेन का रूप लिया होता है, आराम से कहता है क्या मैं ठीक हूँ रेवन।
दूसरी तरफ बैठी सेल्वीरा गुस्से से सरगोशी करती है कि एमआर सरकोंग, विंचेन एक बूढ़े आदमी की तरह बिहेव करता है, जैसे तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, या मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंचेन, जो असल में सेरको है, आंखें बैंड करके दिमाग में सोचते हैं कि यंग मास्टर विंचेन, आपने मुझे एक बार फिर फंसा दिया। अंधेरी और सर्दी से कानपती हुई जेल के अंदर विया फैमिली का गार्ड एक कैदी को जोश धक्का देकर अंदर जमीन पर पटकता है और कहता है कि अंदर जाओ। वो बेचारा कैदी जमीन पर गिरकर दर्द से चीखता है कि आग। गार्ड गुस्से से यूएस पर चिल्ला कर कहता है कि बेवकूफ इंसान, मैं डर गया था कि मैंने एक को खो दिया है। वहां चुपचाप जेल के अंदर बटा हुआ वही लड़का जो जंगल से पकड़ कर लाया गया था उन्हें देखता है। लेकिन डाक जेल की उस कोठरी में जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए आते हैं और दिमाग में सोचते हैं कि आग, जेल में आना पड़ गया। लेकिन जब आदत हो जाए तो ये इतना बुरा भी नहीं लगता। तभी वहां एक जादुई सर्कल खुलता है। फैट जादुई रोशनी के बीच से एक क्यूट सा नीला पर्पल मोल यानी छोटा सा जादुई क्रिएचर बाहर निकलता है और चिल्लाता है कि पॉक पॉक। वो छोटा क्रिएचर बोलता है कि यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? जेल के अंदर बैठा हुआ लड़का, जो असल में विंचेन, कहता है कि हाँ, मैं बिना पकड़े गए अंदर आने में कामयाब हो गया हूँ। पहले मुझे यहाँ की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। लेकिन तभी पीछे से एक और कैदी जो जंजीरों को हिलाते हुए लोहे के सलाखों को पकड़कर चीखता है कि हे, मैं डेरेलेक्ट नहीं हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकल। वो वही ब्लॉन्ड मुस्टैच वाला बेचारा आम आदमी होता है जो रास्ते में अपनी बेटी के लिए रो रहा होता है। लड़का चुपचाप बैठकर यूएस बेचारे की बातें सुनता है। तभी अंधेरे कॉरिडोर से भरी भार आवाज आती है, टॉप टॉप टॉप। एक गार्ड वहां आकर कहता है कि ओए उठो, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है। वो गार्ड अपने हाथ में एक काली, गंदी और अजीब सी गोली यानी पिल निकल कर दिखाता है। कैदी पूछता है कि एक पिल? गार्ड आगे बढ़कर चिल्लाता है कि यहाँ बैठकर क्या इंतजार कर रहे हो, उठो और इसे खाओ। गार्ड जबरदस्ती यूएस बेचारे के मुंह में वो काली पिल घुसाने लगता है। पीछे से जूलियन घबरा कर चीखता है कि ब्रदर, उससे दूर रहो, कौन जाने ये क्या जहर है। लड़का विंचन काम होकर कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, हमें नहीं पता ये क्या है। तो इसे चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इसका इस्तेमाल खुद पर करके देखा जाए। जूलियन घबरा कर चीखता है कि ब्रदर, तुम ये कैसा पागलपन कर रहे हो। लेकिन अगले हाई पैल, जूलियन की आंखें दहशत और हैरत से फट जाती है। जूलियन चीखता है कि तुम अपने जिस्म को अस्पिल को अब्सॉर्ब करने से बचाने के लिए रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। विंचेन मुस्कुरा कर कहता है कि हाँ, और अगर मैं अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल करके अस्पिल को धीरे धीरे एनालाइज करूं तो हम पता लगा सकते हैं कि ये आखिर है क्या। विंचेन के सीने पर ब्लू लाइटनिंग एक्टिव होती है। वो अपने हाथ में यूएस पिल की एनर्जी को पकड़कर एनालाइज करता है और दिमाग में सोचता है कि ये आखिर क्या है। ये एक बेहद रिफाइंड और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड माना है। जूलियन की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि माना। जूलियन दहशत से सोचता है कि अगर ये ऐसी डेंजरस मैजिक पिल आम शहरियों या गरीब लोगों को खिलाई जाए जो मर्द या मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, तो उनके दिल हार्ट में माना जमा होने लगेगा और आखिरकार एक दिन जब वो अपनी लिमिट पर पहुंचेंगे तो उनका जिस्म अंदर से फटकर तबाह हो जाएगा। लेकिन विंचेन सोचता है कि हाँ, हालांकि आम लोगों के लिए ये मौत का फरमान है, लेकिन जो लोग पहले से ही अपने दिल में माना स्टोर करना जानते हैं उनके लिए ये किसी सप्लीमेंट यानी ताकतवर टॉनिक से कम नहीं है। विंचेन के जिस्म पर ब्लू एनर्जी आराम से सेट हो जाती है। कुछ दिन बाद वही कैदियों की लाइन दोबारा पहाड़ों की तरफ जा रही होती है। वही बिल्डिंग सामने होती है। वो बेचारा बाप और विंचेन साथ चल रहे होते हैं। गार्ड आगे आकर कहता है कि हम पहुंच गए हैं, अब चुपचाप अंदर जाओ। एक एक करके सभी अंधेरे खूनी दरवाजे के अंदर दाखिल होने लगते हैं। दरवाजे के अंदर से अजीब सी लाल और खौफनाक आवाजें आ रही होती है। गार्ड दरवाजे के पास खड़ा होकर पीछे देखता है और अजीब तरह से घबरा कर कहता है कि व्हाट द हेल, क्या ये सब डर्स यानी भी असर निकले। कैदियों के हाथों में वही वुडन ब्लॉक्स होते हैं। गार्ड उन्हें अंदर भेजता है। तभी अंदर से एक शख्स निकल कर वापस आता है। वो वही बेचारा बाप होता है। उसके कपड़े खून से साने होते हैं और वो दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। उसके चारों तरफ अंधेरे की खौफनाक लालकाएं और शैतानी चेहरे नजर आने लगते हैं। बेचारा बाप डर के मारे कांपते हुए चीखता है कि ये क्या है, अस दरवाजे के अंदर आखिर क्या था। और अगले ही पाल उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकल पड़ती है। उसके जिस्म से लाल रंग की शैतानी आग फट पड़ती है और वो दर्द से तड़पते हुए चीखता है कि अंधेरे से विया फैमिली का एक खौफनाक शख्स बाहर निकलता है और खुशी से पागलपन की तरह हंसता है कि हाँ, आखिरकार मुझे पता था कि तुम में से कम आज कम एक तो ऐसा जरूर होगा जो इसके काबिल हो। वो बेचारा बाप दर्द से तड़पता हुआ आखिरी आवाज में अपने बच्चे को याद करता है कि मेल्टू मिडवे, और उसके प्राण निकल जाते हैं। पीछे खड़े हुए जूलियन और विंचेन ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। जूलियन डर के मारे कांपने लगता है, जबकि विंचेन की आंखें गुस्से और शैतानी तेवर से चमकने लगती है। विंचेन दिमाग में घुराते हुए कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये और कुछ नहीं बल्कि डे वन के इवल स्पिरिट के साथ किया गया एक KHOFNO के कॉन्ट्रैक्ट है। वो बेचारा आम आदमी दर्द से तड़पते हुए चीखता है कि काग। विंचेन हैरान होकर सोचता है कि एक ऐसी शख्सियत जो मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, वो इवल स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकती है। विंसेंट को याद आता है कि ये लोगों के जिस्म में कॉन्सेंट्रेटेड माना जबरदस्ती घुसा रहे हैं। फिर वो गार्ड्स बेचारे बाप को जंजीरों में जकड़कर आगे खींचते हैं। उनका एक आदमी खुशी से कहता है कि थैंकफुली अन में से एक काम कर गया। मैनेजर एडमंड बहुत खुश होने वाला है। वहां खड़ा गार्ड दूसरे लोगों पर चिल्ला कर कहता है कि हे, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी अंदर जाओ। वो दूसरा गार्ड मुस्कुरा कर कहता है कि हाँ, चलो इस मोमेंटम को बरकरार रखते हैं और एक और कामयाबी हासिल करते हैं। फिर वो विंचेन, जो शैडो बॉडी में है, को धक्का देकर कहता है कि अब तुम भी अंदर जाओ। विंचेन का लेग जब दरवाजे के अंदर जाता है तो वहां से बेहद खौफनाक और शैतानी लाल ऑरा निकलने लगता है। विंचेन का शैडो बॉडी दर्द से चीख उठता है कि विंचेन एक अंधेरे धुंधले दिमाग के आलम में पहुंच जाता है। वो दिमाग में सोचता है कि ये तो मेरे नेगेटिव मेमोरीज है। इवल स्पिरिट मेरे दिमाग के गहरे हिस्से में जाकर मेरे दिल पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तभी उसके सामने उसके माँ बाप की खौफनाक शैतानी आकृतियां नमूद होती हैं जो चीख कर कहती है कि एक बेहद ही गंदी चीज पैदा हुई है। क्या तुम मर नहीं सकते। विंचेन उन्हें देखकर कहता है कि फादर, मदर, मेरे पैदा होने के दिन से लेकर मेरे मरने के दिन तक तुमने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया।
लेकिन अगले ही पाल विंचेन के जिस्म पर ब्लू लाइटनिंग बिजली की तरह कड़कने लगती है। वो शैतानी साय के सामने अपना बिजली से भरा हाथ आगे करके चीखता है कि सॉरी, लेकिन अब मैं तुम्हारी वजह से और भटकने वाला नहीं हूँ। और एक धमाके के साथ वो बिजली यूएस शैतानी औरा को तबाह कर देती है और वो चीखता है कि डेवन। बाहर वर्कशॉप के दरवाजे पर खड़ा गार्ड हैरान होकर कहता है कि ये लड़का आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्या ये काम कर रहा है या नहीं। तभी विंचेन के शैडो बॉडी से ब्लू लाइटनिंग की बिजलियां निकलने लगती है और एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके की गूंज और नीला धुआं दूर पहाड़ों से शहर तक नजर आता है। शहर के लोग डर कर कहते हैं कि पहाड़ों पर धमाका, क्या फिर से पायरेट्स आए हैं। सरकोन और बाकी कैडेट्स भी दूर से वो नीला धुआं देखते हैं। सरकोन घबरा कर कहता है कि वो जगह टू पहाड़ों पर मौजूद वो पुरानी टावर लाइक फैसिलिटी पूरी तरह से टूटकर तबाही के धाम में आ जाती है। धुआं के बीच से गार्ड खांसते हुए निकलता है और गुस्से से कहता है कि वो कमीना, मुझे पता था वो सस्पिशियस है। वो आंखों में खून उतार कर अपने लोगों पर चिल्ला कर कहता है कि जो भी खड़ा हो सकता है जाओ और यूएस पतले कमीने को पकड़ो। लेकिन अगले ही पाल विंचेन हवा में उड़ते हुए यूएस पर जोरदार वार करता है। उनका गार्ड अपनी तलवार से बचने की कोशिश करता है और बोलता है कि आखिर तुम ही थे, एक डेरेलिक्ट होकर तुम्हारी ये जुर्रत। लेकिन विंचेन अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से एक हाई झटके में उस गार्ड के पूरे हाथ को काटकर अलग कर देता है। गार्ड दर्द से बिलबिलाते हुए चीखता है कि KUAAAHH। विंचेन अपनी लाइटनिंग ऑरा के साथ खड़ा होकर ठंडी आवाज में कहता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट और एक इंसान होने के नाते मैं तुम्हारे इस पाप को देखते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकता। तभी पीछे से दो और गार्ड तलवारें लेकर आते हैं और चीखते हैं कि तुमने सिर हेल के साथ ये करने की हिम्मत कैसे की, बदतमीज लड़के। लेकिन विंचेन पलक झपकते ही उनके पीछे पहुंच जाता है और एक ही स्लैश में दोनों गार्ड्स को ढेर कर देता है। काटा हुआ गार्ड अपने जख्म को पकड़कर चीखता है कि ओह, खून रुक ही नहीं रहा। विंचेन अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड को संभालते हुए कहता है कि ये जो होना ही था, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड में लाइटनिंग की ताकत है। बेहतर होगा कि तुम जितना जल्दी हो सके किसी प्रीस्ट को बुला लो, वरना शायद तुम ये हाथ दोबारा कभी उस नहीं कर पाओगे। जख्म कुर्दा गार्ड फरन अपना मैजिक कम्युनिकेशन क्रिस्टल निकल कर चीखता है कि बैकअप भेजो, यहाँ बहुत से लोग जख्मी हैं, हमें प्रीस्ट की मदद चाहिए। विंचेन मुस्कुराकर दिमाग में सोचता है कि काम बन गया, जैसे हाई प्रीस्ट यहाँ आएंगे उनके साथ आए हुए कैडेट्स को भी यहाँ आना ही पड़ेगा। विंचेन अपने साथी जूलियन के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है कि जूलियन, हम उनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश करेंगे। विंचेन उस फैसिलिटी के अंदर दाखिल होता है जो अंदर से एक बहुत बड़ा सर्कुलर अरेना जैसा लगता है। वहां के गार्ड्स उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और चीखते हैं कि घुसपैठिया, इस लड़के को वर्कशॉप के पास मत जाने दो, मारो इसे। विंचेन अपनी स्वॉर्ड पर मैजिकल और एक्टिव करता है और बोलता है कि एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश अल्टरनेट फॉर्म चैप्टर 1 ड्वार्फ किंग, और एक जोरदार मैजिकल एक्सप्लोजन के साथ सामने वाले सारे गार्ड्स ब्लास्ट में उठ जाते हैं। बाकी बचे हुए गार्ड्स घबरा कर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या सारे गार्ड्स को इस इंट्रूडर ने ढेर कर दिया। विंचेन के जिस्म पर बेहद जोरदार लाइटनिंग और एक्टिव होता है और वो जायंट थंडरस्टॉर्म स्पेल एक्टिव करता है। एक जोरदार बिजली के तूफान से पूरे हॉल के तमाम मार्शल आर्टिस्ट जमीन पर ढेर हो जाते हैं। विंचेन हवा से जमीन पर लैंड करता है और दिमाग में सोचता है कि लगता है ये इनके आखिरी मार्शल आर्टिस्ट थे, मैंने अपनी उम्मीद से ज्यादा माना उस कर दिया है। ए फ्लैट, मुझे बस इस जगह को सर्च करके प्रूफ्स इकट्ठा करने हैं। और तभी हवा में एक तेज नाइफ उसकी तरफ आती है। विंचेन उस डैगर से आराम से बच जाता है। ऊपर बालकनी से एक आवाज आती है कि माय ओ माय, हमारा छोटा लड़का तो बहुत ग्रीडी हो गया है। विंचेन ऊपर देखता है तो वहां एक खौफनाक शख्स खड़ा होता है जिसने एक स्माइलिंग मस्क और क्लाउन सूट पहना होता है। जूलियन डर कर चीखता है कि स्माइलिंग मस्क और क्लाउन सूट, ये वियर फैमिली का 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है। जेस्टर लांसेटन अपने हाथ में डैगर्स घूमते हुए शैतानी आवाज में कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि ये नकारा 7th यंग मास्टर मेरे सामने कौन सा डांस करके दिखाएगा। जेस्टर लांसेटन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का फर्क समझते हो या नहीं। जूलियन डर से कांपते हुए विंचेन के कान में कहता है कि हाँ, ये वियर फैमिली के 5 सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट में से एक है, ये एक मॉन्स्टर है। विंचेन ध्यान से उस देखते हुए दिमाग में सोचता है कि ये अलग है। रेल्सा और इमार सेरको भी 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट हैं, पर उनके सामने ये बंदा कुछ भी नहीं है। विंचेन अपनी रेड लोटस तलवार निकल कर कहता है कि तुम 7 स्टॉर्स के सामने बेहद कमजोर हो। लांसेटन गुस्से में डैगर्स निकल कर चिल्लाता है कि देखते हैं तुम्हारे जिस्म में कितने छेड़ होते हैं। वो रोशनी की तेजी से आगे बढ़ता है और विंचेन पर डैगर्स की बरसात कर देता है। बूम, जोरदार धमाका होता है और धुंध फैल जाती है। लांसेटन बालकनी पर खड़ा होकर खुशी से हंसता है कि खाहा, मेरे क्लोन्स और इमाग्रीज के सामने चाहे कितना भी टैलेंटेड इंसान क्यों ना हो, वो नहीं बच सकता। लेकिन तभी विंचेन पीछे से आकर उसके कान में कहता है कि पास से देखने पर तुम्हारा मस्क और भी ज्यादा गंदा लग रहा है। लांसेटन हैरान होकर मुड़ता है कि क्या तू नीचे किस पर हमला हुआ था। नीचे धुआं के बीच से विंचेन का क्लोन गायब होता है और वहां सेरको अपने मैजिक थ्रेड्स के साथ जाहिर होता है। विंचेन कहता है कि जिन 7 स्टॉर्स को मैं जानता हूं उनके सामने तुम सच में काफी कमजोर हो। लांसेटन दहशत से कांपने लगता है कि डू विंचेन, ये कैसे पॉसिबल है। अगले ही पाल सेरको अपने धागों से लांसेटन के जिस्म को 2 टुकड़ों में काट डालता है और खून का फव्वारा फूट पड़ता है। सेरको आगे बढ़ते हुए कहता है कि यंग मास्टर विंचेन, क्या ये सब आपके प्लान के मुताबिक हुआ। आपका सही वक्त पर आना, जेस्टर का यहाँ होना, ये इत्तेफाक नहीं लगता। विंचेन मुस्कुरा कर कहता है कि जब तुमने डेरेलिक्ट्स कैंप्स में अपनी स्किल दिखाई थी तभी मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इसके अलावा मुझे रेवन पर भरोसा था जो किसी जुल्म के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकता। तभी रेवन वहां आती है और चिल्लाती है कि वो हरामी कहाँ है। विंचेन कहता है कि वो यहाँ नहीं है, नीचे की फ्लोर्स पर है। रेवन कहती है कि तू फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। सेरको ठंडी सांस लेता है कि लगता है मैं फिर से फंसा दिया गया हूँ।
विंचेन मुस्कुरा कर कहता है कि चलो देखते हैं मेल्ट्यूम के अंधेरे में ये लोग क्या कर रहे हैं। कैडेट्स नीचे की फ्लोर पर घुसते हैं जहां सभी गार्ड्स जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं। रेवन एक बुरादा और जख्मी आम आदमी को सहारा देती है और कहती है कि क्या आप ठीक है बाबा। वो आदमी रोता हुआ शुक्रिया अदा करता है। विंचेन वहां रखे ढेर सारे टूल्स और क्रिस्टल्स को देखकर कहता है कि यही वो असली जगह है जहां ये लोग मैजिक स्टोन्स बनाते हैं। विंचेन उस आदमी से पूछता है कि यहाँ आखिर क्या हुआ था। वो आदमी डर से कांपते हुए बताता है कि हमें प्रीस्ट लुसेन ने किडनैप किया था और यहाँ जबरदस्ती मैजिक स्टोन्स बनाने पर मजबूर किया। वो उस काले दरवाजे का इस्तेमाल करके अन लोगों पर डार्क कॉन्ट्रैक्ट्स थोपते थे जिनके अंदर माना का टैलेंट होता था। हम में से अक्सर लोग इवल स्पिरिट्स का शिकार होकर मर गए और हम जैसे कुछ बात किस्मत लोगों को मैजिक स्टोन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। विंचेन अपनी मुट्ठी गुस्से से कास कर बांधता है और उसकी लाल आंखें आग की तरह चमकती है। वो दिमाग में घुराते हुए सोचता है कि टेम्पल और एक मार्शल फैमिली जिन्हें कमजोरों की हिफाजत करनी चाहिए थी। सेरे को आगे बढ़ते हुए पूछता है कि मैजिक स्टोन्स बनाने का प्रोसेस क्या था। टेबल पर एक चमकता हुआ ब्लू मैजिक स्फीयर रखा होता है जो माना अब्सॉर्ब करने के लिए डार्क मैजिक का क्राफ्टिंग टूल होता है। विंचेन स्फीयर को देखता है और फरन अपना हाथ यूएस पर रख देता है। ब्लैक ऑरा फट पड़ती है और जूलियन घबरा कर चीखता है कि ब्रदर तुम ये क्या करने लगे हो। विंचेन के चेहरे पर वेन्स फटने लगती है और वो गुस्से से चीखता है कि मैंने माना पिल खाई थी और यूएस काले दरवाजे से गुजरा हूँ। तू जो काम वो कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। विंचेन उस डार्क मैजिक स्फीयर को पूरी तरह अब्सॉर्ब करके एक चमकते हुए मैजिक क्रिस्टल में बदल देता है। जूलियन खुशी से चीखता है कि यस ये तो नाकाबिल ए तारीफ सबूत बनेगा। विंचेन हाथ हवा में उठाकर यूएस क्रिस्टल से विशाल नीली रोशनी पूरे रूम में फैलाता है। सीन सर्फेस पर शिफ्ट होता है जहां वही पुराना टूटा हुआ टावर होता है। प्रीस्ट लुसेन जख्मी गार्ड्स का इलाज कर रहा होता है। अचानक यूज आहट सुनाई देती है। विंचेन, सरकोम, रेवन और बाकी सभी कैडेट्स अंडरग्राउंड से बाहर निकलते हैं। लुसेन उन्हें देखकर चीखता है कि तुम्हारी ये जरूरत कैसे हुई हमारी फैसिलिटीज के साथ ऐसा करने की। विंचेन आगे बढ़ता है और बिना सोचे समझे लुसेन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है। बूम! लुसेन का चेहरा फट जाता है और वो जमीन पर जा गिरता है। विंचेन गुस्से में घुराते हुए कहता है कि बेगुनाह लोगों की जिंदगियों को अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल करते हो, तुम बेशर्म लोग हो। लेकिन तभी पीछे से मैनेजर एडमंड की खौफनाक आवाज आती है कि वो थोड़ा परेशान करने वाला लगता है। अगले हाई पैल प्यो आसमान और हवा में रॉटिंग स्मेल यानी सदन वाली खौफनाक पर्पल और फैल जाती है। सेरेको और रेवन घबराकर अपना गला पकड़ते हैं कि आग, ये सदन वाली बदबू। एडमंड अपने जिस्म से विशाल पर्पल और निकलते हुए हंसता है कि मेरा प्लान 2 अभी शुरू हुआ है। विंचेन चौंक कर मुड़ता है कि एडमंड, लेकिन तभी एडमंड अपना मुंह पूरी तरह से खोलता है और उसके जिस्म के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलते हैं और वो अपने ही जिस्म को बीच में से फाड़ कर धार से अलग कर देता है। एडमंड के जिस्म के अंदर से एक सफेद बालों वाला खौफनाक ग्लोइंग रेड आइज वाला शख्स बाहर निकलता है। विंचेन की आंखें दहशत से फट जाती है। वो खौफनाक शख्स अपनी शैतानी स्माइल के साथ कहता है कि आओ मैं अपना तरूफ दोबारा करवाऊं। मेन नाइटमेयर का फर्स्ट क्लास टैक्टिशियन एडमंड हूँ। विंचेन और उसके साथी डर और दहशत से घिरे होते हैं जब एडमंड अपने पुराने जिस्म को फाड़ कर आग और पर्पल ऑरा के बीच से बाहर निकलता है। विंचेन चौंक कर दिमाग में सोचता है कि नाइटमेयर, जूलियन, क्या तुम इनके बारे में कुछ जानते हो। जूलियन घबरा कर कहता है कि मैं पहली बार इनका नाम सुन रहा हूँ, लगता है ये कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर कोई इस तरह सबके सामने आकर सब कुछ जाहिर कर दे तो इसका मतलब साफ है कि वो यहाँ सभी को जान से मारना चाहता है। प्रीस्ट लुसेन और वियर फैमिली के गार्ड्स डर के मारे कांपते हुए आगे बढ़ते हैं और चीखते हैं कि हमें बचा लो। लेकिन एडमंड एक शैतानी स्माइल के साथ अपना हाथ आगे करता है और पर्पल ऑरा के जरिए लुसेन और गार्ड्स पर हमला कर देता है। फैट खौफनाक ऑरा उनके जिस्म के आर पार हो जाता है और लुसेन जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। एडमंड उनके जिस्म पर खड़ा होकर हंसता है कि लुसेन, हेल्प, तुमने बहुत अच्छा काम किया। विंचेन अपनी रेड लोटस तलवार निकल कर चीखता है कि एडमंड, नहीं नाइटमेयर, तुम आखिर क्या प्लान कर रहे हो। एडमंड अपनी आंखें चमकाकर कहता है कि बस यूं समझ लो कि हम एक बेहतर दुनिया का सपना देखने वाला एक ग्रुप है। एडमंड चुटकी बजाता है और जमीन फटने लगती है। जमीन के अंदर से हजारों की तादाद में अनडेड यानी कंकाल और स्केलेटन्स के हाथ बाहर निकलने लगते हैं। डार्क पर्पल एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। विंचेन दहशत से अपनी आंखें फाड़ कर देखता है कि ये क्या अनडेड, क्या ये वही शहरी हैं जो यहाँ मारे गए थे। एडमंड शैतानी आवाज में हंसता है कि क्यों ना तुम सब मेरे ताकतवर पपट्स यानी कठपुतलियां बन जाओ। हजारों स्केलेटन्स विंचेन और उसके दोस्तों की तरफ झपटते हैं। विंचेन हवा में कूदता है और अपनी स्वॉर्ड से ग्रेट स्वॉर्ड स्प्लिटिंग स्लैश अनलीश करता है। नीली और पर्पल धार से वो हजारों स्केलेटन्स को काट डालता है। लेकिन तभी आसमान से एक चमकती हुई गोल्डन विप यानी चाबुक लहराती हुई आती है और एक खौफनाक लाइटनिंग एक्सप्लोजन के साथ आसमान से जमीन पर वार करती है। बूम! हजारों कंकाल एक ही वार में चूर चूर हो जाते हैं। हेडमास्टर हेरिका आसमान से कूदती हुई जमीन पर लैंड करती है और मुस्कुराकर कहती है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए स्वीटीज। विंचेन और बाकी सब धुआं के बीच से देखते हैं और चीखते हैं कि हेडमास्टर हेरिका। हेरिका एडमंड की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारी कंकालों की फौज गायब हो चुकी है। लेकिन एडमंड शैतानी अंदाज में हंसता है कि ही एज इफ, जैसे कि ऐसा होगा। अगले हाई पैल जमीन के अंदर से एक विशाल लाल पर्पल स्नेक्स जैसा खौफनाक आग का मॉन्स्टर निकलता है। हेरिका के होश उड़ जाते हैं कि क्या, तभी पूरी जमीन जोरदार जलजले के साथ फटने और टूटने लगती है। गार्ड्स और लोग चीखते हैं कि बिल्डिंग तबाह हो रही है, अगर नीचे नहीं दबना चाहते तो भागो। विंचेन के पास खड़ा बटलर सरकोम चौंक कर पीछे देखता है कि वो मास्क जेस्टर लांसेटन। हेरिका चीखती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार नेक्रोमांसर मर जाए तो ये सब बेकाम हो जाएंगे। हेरिका रोशनी की तेजी से आगे बढ़ती है और अपनी विप से एडमंड को पूरी तरह बांध लेती है। एडमंड के जिस्म पर जदुई रस्सी टाइट हो जाती है। हेरिका यूज काटने हाई वाली होती है कि एडमंड के चेहरे पर एक शैतानी स्मर्क यानी मुस्कुराहट आती है। जूलियन दहशत से चीखता है कि ब्रदर, वो बंदा एक लिच है। विंचेन पूरी ताकत से चिल्लाता है कि स्टॉप हेडमास्टर, आप उस नहीं मार सकती। हेरिका हैरान होकर चौंक जाती है कि लिच। विंचेन चीखता है कि लिच एक ऐसा अनडेड होता है जो तब तक नहीं मरता जब तक आप उसके वेसल यानी उसकी रूह वाली मूर्ति को तबाह ना कर दें। अगर आपने उसके जिस्म के टुकड़े किए तो उसकी अटैक रेडियस और ज्यादा बढ़ जाएगी।
लेकिन इससे पहले कि हेरिका रुके, एडमंड का जिस्म फटता है और एक विशाल ब्लड स्लैश हेरिका की तरफ आती है। बूम! जोरदार धमाका होता है और धुंध फैल जाती है। विंचेन और उसके दोस्त धुआं से बाहर निकलते हैं। विंचेन पूछता है कि क्या सब ठीक है? एडमंड की आग वापस इकट्ठा होती है और वो हंसता है कि मेरी कलेक्शन में एक और इजाफा हो गया। तुम सब नाइटमेयर की कीमती फौज बनने वाले हो। सेरेको आगे बढ़ता है और दिमाग में सोचता है कि एक पावरफुल नेक्रोमांसर के जरिए जिंदा किया गया मार्शल आर्टिस्ट पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। हेरिका गुस्से से कहती है कि वो बंदा 7 स्टार था, यूज मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करना क्लियरली चीटिंग है। सेरेको आगे बढ़ते हुए दिमाग में सोचता है कि वर्टिकन फैमिली का बटलर होने के नाते मेरा फर्ज अपने यंग मास्टर की हिफाजत करना है। अगर यंग मास्टर रेवन की सलामती का कोई तरीका है तो मेन यूज सबसे पहले तरजीह दूंगा। हेरिका ठंडी सांस लेकर कहती है कि फाइन, तो मेन विंचेन को भी तुम्हारे हवाले करती हूँ। विंचेन, तुम रेवन के साथ भाग जाओ। लेकिन विंचेन अपनी चमकती हुई लाल आंखों और शैतानी स्माइल के साथ कहता है कि नो, मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि हम इसे सामने से क्रश करेंगे और यहाँ से इज्जत के साथ बाहर निकलेंगे। हेरिका पैरक पर बैठकर स्माइल करती है कि तुम बिल्कुल सिर वर्गों की तरह बनते जा रहे हो जो पहले से प्लान बनाकर परवर्टेड तरीके से मुस्कुराते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बाहर से कितना क्रीपी लगता है। तो क्या तुम्हारे पास इस बंदे को हराने का कोई प्लान है? विंचेन के चेहरे पर एक खौफनाक शैतानी औरा चमकने लगता है। एडमंड गुस्से से घुरता है कि तुम्हारी आखिरी खुदा हाफिज बहुत लंबी हो गई। एडमंड का विशाल आग का सांप विंचेन पर हमला करने के लिए झपटता है। विंचेन हवा में कूदता है और दिमाग में सोचता है कि एक कैडेट के तौर पर जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। ए फ्लैट से मैं अपनी पूरी ताकत उस करूंगा। विंचेन के जिस्म से आसमान को फाड़ने वाली ब्लू लाइटनिंग और फूट पड़ती है। एडमंड हैरान होकर देखता है कि क्या? विंचेन अपनी रेड लोटस तलवार पर विशाल लाइटनिंग चढ़ाकर शैतानी स्माइल के साथ चिल्लाता है कि इसे अच्छे से याद रखना। विंचेन हवा में कूदकर पूरी ताकत से एडमंड पर अपनी रेड लोटस तलवार से जोरदार वार मारता है, लेकिन एडमंड आराम से अपनी बांजों से विंचेन की तलवार को रोक लेता है और शैतानी स्माइल के साथ कहता है कि कितने बेवकूफ हो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। विंचेन उसकी आंखों में आंखें डालकर घुराते हुए कहता है कि मैंने भी बिल्कुल वही सोचा था कि मैं अकेले तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। फिर एडमंड चौंक जाता है कि ये मेरे जिस्म पर क्या है। एडमंड देखता है कि उसके जिस्म पर मजबूत नीले और पर्पल जदुई धागे लिप चुके हैं। नीचे जमीन पर बटलर सेरेको और हेडमास्टर हेरिका आपस में ताबू करके अपनी जदुई रस्सी और मैजिक थ्रेड से एडमंड को पूरी तरह जकड़ लेते हैं। एडमंड गुस्से से उनकी तरफ देखता है और चीखता है कि तुम हरामियों की ये जुर्रत, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां खड़े हो? रेवन वर्टिकन आसमान में कूदती है और अपने भले पर जोरदार आग की रोशनी चढ़ाकर एडमंड पर पूरी ताकत से स्ट्राइक करती है। बूम! जोरदार ब्लास्ट होता है और धुंध फैल जाती है। रेवन हंसता हुआ कहता है कि हाँ, कैसा लगा ये स्वाद? लेकिन धुआं के बीच से सेरेको सीरियस होकर कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है यंग मास्टर। एडमंड धुआं से बाहर निकलता है और हंसता है कि हाँ फाइन, तो तुम लोग मेरे मुकाबिलते हो? हाँ, डू 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट और वर्टिकन फैमिली का वारिस। तुम लोग थोड़ी देर के लिए मुझे रोक सकते हो, पर तुम इतना गंदा डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह पागल हो चुके हो। हेरिका अपनी विप को कासकर पकड़ती है और कहती है कि अब जो भी है वही है। अस लड़के ने कहा है कि हम ठीक रहेंगे, तो हमारे पास यूएस पर भरोसा करने के सिवा कोई चारा नहीं है। विंचेन आईएनसीए के पास बातों का एक ऐसा अंदाज है जो लोगों को यूएस पर भरोसा करने पर मजबूर कर देता है। एडमंड खौफनाक आवाज में हंसता है कि विंचेन आईएनसीए जिस पर तुम इतना भरोसा करते हो वो अब तक कुचल कर मर चुका होगा। तभी दूसरी तरफ जेस्टर लांसटन का वो विशाल लाल काला जाइंट पपट जमीन पर आकर विंचेन पर अपना विशाल पंजा दे मारता है। बूम! विंचेन घबराकर जूलियन से पूछता है कि जूलियन, क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? जूलियन हवा में कांपते हुए चीखता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। लांसटन का विशाल पंजा विंचेन को दबाकर जमीन में धंसने लगता है। विंचेन अपनी रेड लोटस तलवार से उसके विशाल पंजे को रोकने की कोशिश करता है और दर्द से चीखता है कि आग, क्या इसका सर अभी भी? विंचेन दिमाग में सोचता है कि नहीं, अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त और खरीदना होगा जूलियन के लिए। मैं तुम्हें इस तरह नीचे गिरा कर रहूं। विंचेन अपनी तलवार पर विशाल मैजिकल और एक्टिव करता है और ग्रेट स्वॉर्ड स्प्लिटिंग स्लैश अनलीश करता है। ब्लास्ट होता है, लेकिन लांसटन के इस विशाल पपट पर एक खरोच तक नहीं आती। विंचेन जमीन पर गिरता है और कहता है कि कुग, मैं अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा। अगर ऐसा ही चला तो? लांसटन शैतानी आवाज में हंसता है कि हाँ। फिर रेवन वर्टिकन चौंक कर पीछे मुड़ती है और विंचेन की तरफ देखती है कि विंचेन। लेकिन रेवन फरन अपना चेहरा घूमती है और दिमाग में सोचती है कि नहीं, जब हमने ये काम विंचेन पर छोड़ दिया है तो मुझे यूएस पर भरोसा करना होगा और जो काम मेरे सामने है यूएस पर फोकस करना होगा। रेवन अपने भले पर आग चढ़ाकर सामने खड़े अनडेड पर हमला करने के लिए झपटती है कि आओ मेरा सामना करो, तुम बैडबुदार अनडेड। दूसरी तरफ लांसटन का जाइंट पपट हवा में अपना विशाल ब्लड ब्लेड उठाकर विंचेन पर आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ता है और हंसता है कि कितने बेवकूफ हो यंग मास्टर। हा। लेकिन विंचेन धुआं के बीच आराम से अपनी रेड लोटस तलवार को पकड़कर झुका हुआ खड़ा होता है और स्माइल करके कहता है कि तुम वहां हो। लांसटन चौंक जाता है कि विंचेन के हाथों और रेड लोटस तलवार से अचानक एक विशाल और आलीशान गोल्डन डिवाइन चेन यानी सोने जैसी चमकती हुई डिवाइन जंजीरें फूट पड़ती है। विंचेन के जिस्म से रोशनी का विशाल शोला फट पड़ता है और वो चिल्लाता है कि ADENCA चेन आर्ट्स डिवाइन पावर चेन। लांसटन की आंखें दहशत से फट जाती है कि चेनिंग, ये तो INCA के स्वॉर्ड्समैनशिप स्टाइल्स में से एक है। सीन पास्ट में जाता है। मार्लिन विंसेंट को समझाता है एडेंसन के टोटल 7 स्टाइल्स है, राइचस, हैवी, क्विक, एलूसिव, एक्सप्लोसिव, शार्प और आखिरी चेन आर्ट्स बाकियों की तरह फ्लैशी नहीं होती, लेकिन ये यूजर को अपने जिस्म की पूरी ताकत को सीधा तलवार में डालने की इजाजत देती है। मल्टी ट्रेट्स यूज करने वाले के लिए ये सबसे परफेक्ट स्टाइल है। विंचेन के जिस्म से गोल्डन डिवाइन और लाइटनिंग फैट पड़ती है। वो अपनी चमकती हुई लाल आंखों के साथ एक शैतानी स्माइल देता है और दिमाग में सोचता है कि हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अरसलान ने ये खास मेरे लिए छोड़ा था, एक ऐसी स्वॉर्ड्समैनशिप जो मेरे ऊपर पूरी तरह फिट बैठती है। लांसटन दहशत से कांपने लगता है कि डिवाइन पावर, मार्शल आर्टिस्ट, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। विंचेन अपनी गोल्ड ग्लोइंग स्वॉर्ड को घूमता है और स्माइल करके कहता है कि इसे एक इज्जत समझो, क्योंकि तुम्हें होली किंग की ताकत से पक किया जा रहा है।
विंचेन दिमाग में सोचता है कि फाल्का स्वॉर्ड्समैनशिप, थंडरबोल्ट असेंशन, मैं इसे चेन आर्ट्स के जरिए डिवाइन पावर के साथ कंबाइन करूंगा। विंचेन हवा में कूदकर पूरी शक्ति से चिल्लाता है कि डिवाइन पावर असेंशन। एक बेहद विशाल, आसमान को फाड़ने वाली गोल्डन व्हाइट रोशनी का बीम पहाड़ को फाड़कर लांसटन के अस विशाल जायंट पपट के आर पार हो जाता है। बूम, विशाल धमाका होता है और लांसटन का पपट एक ही वार में रख बनकर तबाह हो जाता है। लांसटन मौत के घाट उतरते हुए आखिरी आवाज में चीखता है कि तुमने ऐसी ताकत आखिर कैसे हासिल की। विंचेन के अस विशाल डिवाइन पावर असेंशन अटैक से पूरे आसमान में धुआं और रोशनी फैल जाती है और लांसटन का जायंट पपट पूरी तरह से तबाह होकर रख में बदल जाता है। अनडेड और कंकालों का सारा ऑरा एक ही वार में गायब हो जाता है। रेवन अपना भला पकड़े हुए खुशी से चीखता है कि अनडेड का ऑरा गायब हो गया। मेन टू यंग मास्टर विंचेन से डरने लगा हूँ। सेरेको एक मकराना स्माइल के साथ कहता है कि वकाई सिर वर्गो द सेकंड। हेरिका भी मुस्कुरा कर कहती है कि एज एक्सपेक्टेड। दूसरी तरफ एडमंड खौफनाक गुस्से में कांपते हुए चिल्लाता है कि डैम इट, आखिर ये क्या हुआ? क्या 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट की वो लाश सच में हार गई? विंचेन धुआं के बीच से अपनी रेड लोटस तलवार हाथ में पकड़े आगे बढ़ता है। उसकी डाक केप हवा में लहराती है और वो कोल्ड आवाज में कहता है कि ये तुम्हारी ख्वाहिशों का अंत है। एडमंड, बेहतर होगा कि तुम बिना किसी मुकबल के सरेंडर कर दो। एडमंड दांत पीसते हुए गुस्से से आग बबूला हो जाता है कि डैम इट, अंगघमंडी INCA बास्टर्ड्स ने अपनी आना में दबकर मेरा 20 साल का प्लान तबाह कर दिया। मैंने 20 साल तक रिसर्च की और किसी ने नहीं सोचा था कि मेरा प्लान उन्हीं एडेंसन के हाथों तबाह होगा जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। एडमंड अपने जिस्म से खौफनाक पर्पल ऑरा फड़ता है और पूरा मेल्ट्यून शहर जलजले की तरह कांपने लगता है। विंचेन और जूलियन चौंक कर देखते हैं कि पूरा मेल्ट्यून शहर हिल रहा है। एडमंड डेसैट नक आवाज में हंसता है कि ये पूरा शहर मेरा है। अपने प्लान को फेल होते देखने के बजाय मैं तुम सभी हरामियों के साथ इसे तबाह कर दूंगा। एडमंड अपनी पूरी ताकत से पर्पल एनर्जी अनलीश करता है, लेकिन तभी अचानक अंधेरे से एक ठंडी आवाज गूंजती है कि अपने प्लान के फेल होने पर इतना गंदा रूप दिखाना यूजलेस, बिल्कुल बेकाम। टैक्टिशियन का टाइटल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा था एडमंड। सभी लोग चौंक कर ऊपर देखते हैं तो वहां पहाड़ की एक टूटी हुई दीवार पर एक जवान शख्स बैठा होता है जिसके हाथ में एडमंड का वही मूर्ति यानी वेसल कॉ होता है। एडमंड की आंखें दहशत से फट जाती हैं और वो कांपते हुए चीखता है कि था तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेरिका और सेरेको भी चौंक जाते हैं कि ये बंदा आखिर यहाँ कब आया। जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए आगे उंगली करके चीखता है कि ब्रदर, उसके हाथ में देखो, क्या वो एडमंड का वेसल है? एडमंड डर के मारे घुटनों के बाल गिरकर अजीजी से गिड़गिड़ाने लगता है कि वेट, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दो। लेकिन पहाड़ पर बैठा वो शख्स कोल्ड आवाज में कहता है कि शट इट, यानी अपना मुंह बैंड रखो। वो अपने हाथ में पकड़े हुए एडमंड के अस वेसल कॉ को पूरी ताकत से डबू कर चूर चूर कर देता है। एडमंड दहशत से चीखता है कि नो नाइटमेयर, प्लीज हैव मर्सी, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन उसकी रूह फैट जाती है और एडमंड का जिस्म हवा में चूर चूर होकर पार्टिकल्स में बदल कर गायब हो जाता है। रेवन और बाकी कैडेट्स डर कर अपना सर पकड़ते हैं कि उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। हेरिका विंचेन के पास आकर कहती है कि लगता है एडमंड इस गेम में सिर्फ एक मोहरा था। सेरेको ऊपर बैठे इस शख्स को देखकर कहता है कि ओह मिस्टर सरकोम, आपको देखकर अच्छा लगा। रेवन पूछता है कि सेरेको, क्या आप इस शख्स को जानते हैं? सेरेको ध्यान से देखते हुए कहता है कि हाँ, ये शख्स डीमा हेलेम है, हेलेम फैमिली का अगला सरबराह। और मेरे प्यारे भांजे विंचेन, हेलो। डेमार के पीछे अचानक हजारों की तादाद में आर्म सोल्जर्स यानी शाही फौजियों के दास्ता दाखिल होते हैं। विंचेन उन्हें देखकर एक शैतानी स्माइल के साथ कहता है कि एक चाचा और भांजे की मुलाकात के लिए आपने काफी सारे सिपाही इकट्ठा कर लिए हैं। जूलियन डर के मारे कहता है कि ब्रदर, ये वियर फैमिली की टेरिटरी है, ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? विंचेन दिमाग में पुरानी बातें याद करता है जब सेल्वीरा ने उससे कहा था कि हेलेम फैमिली और मेल्ट्यून के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई और उनके बीच गहरा रिश्ता है। और मदर वर्सा ने कहा था कि मैं सिर्फ सबसे तेज रास्ते की तलाश में रहती हूँ। विंचेन की लाल आंखें चमकती हैं और वो दिमाग में सोचता है कि ये सब जो हुआ, ये सब हेलेम्स की चल थी। यही वो चीज थी जिसका मदर इंतजार कर रही थी, अपनी फैमिली का डार्क साइड पूरी दुनिया के सामने लाना। डीमा पहाड़ से बोलता है कि प्यारे भांजे, जब तुम इस नतीजे पर पहुंच ही चुके हो तो क्या तुम्हारे लिए पीछे हटना मुनासिब नहीं होगा? विंचेन गुस्से में चीखता है कि मुनासिब? मैंने एक 2 साल के बच्चे के बाप को देखा है जिसे किडनैप करके यहाँ कुर्बान करने के लिए लाया गया था। मैं तुम्हारे साथ सही और गलत की बात नहीं करना चाहता अंकल। डीमा कोल्ड आवाज में कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि यहाँ कोई ना मारे तो आज के वाकयत को अपनी याददाश्त से मिटा दो। शाही सिपाही अपनी तलवारें खींचकर आगे बढ़ते हैं। रेवन और बाकी कैडेट्स डिफेंस पोजीशन लेते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? विंसेंट अचानक से बोलना शुरू करता है कि मैंने हर चीज को हासिल कर चुका हूँ एज कैडेट, जब ही मैं INCA हूँ और ऊपर से मैं आपका बेटा हूँ। अगले हाई पैल पूरा पहाड़ और आसमान खौफनाक ब्लड रेड ऑरा से भर जाता है। एक विशाल शैतानी लालाई हवा में फटती है। दीवारों पर चलते हुए आहट की आवाज आती है, टॉप टॉप टॉप। अचानक डार्क रेड ऑरा के बीच से मेट्रियार्क वर्सा हेलेम अपनी लाल ग्लोइंग आइज और खून से सानी हुई चादर के साथ जाहिर होती है। मेल्ट्यून की यूएस टूटी हुई खबर और जला हुआ मैदान में शाही सिपाहियों के बीच अचानक मेट्रियार्क वर्सा हेलेम अपने पूरे रूप में वहां आ पहुंचती है। शाही सिपाही डरकर पीछे हटाते हैं और दहशत से कहते हैं कि लेडी वर्सा हेलेम, वर्सा द जायंट यहाँ आ चुकी है। डीमा हेलेम अब देखते हुए डर से कांपते और स्वेट करते हुए कहता है कि सिस्टर, आप मेल्ट्यून में आखिर क्यों आए हैं? वर्सा अपनी लाल ग्लोइंग आइज और खौफनाक ऑरा के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है कि डेमार, तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं पता, पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि तुम सब इसमें शामिल हो। विंसेंट मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सिर्फ डेमार को देख के समझ गया था कि मदर को हीलियम का सिस्टम चेंज करना है। डेमार गुस्से और डर से कांपने लगता है कि तुम बेवकूफ औरत। सिस्टर, अगर तुम मुझे इस वक्त रोकने की कोशिश कर रही हो तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता, मैजिक स्टोन्स बनाना आसान नहीं है, लेकिन ये हेलेम्स की ताकत के लिए एक नया फाउंडेशन बन सकते हैं। हम हेलेम्स भी एक मार्शल फैमिली है। वर्सा ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या तुम ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके ताकत हासिल करने को सही साबित करना चाहते हो?
डेमार सफाई देते हुए कहता है कि वो सब तो बस वही एडमंड कर रहा था जो अब मर चुका है, तुम्हें ऐसी बातों पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डेमार आगे बोलता है कि तुमने इतने दिनों से मुझे नहीं देखा, तो क्या तुम मेरी एबिलिटी भूल गई हो? मदर गुस्से में बोलती है कि तुम मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर रही हो? डेमार वर्षा के जिस्म से इतनी विशाल और खौफनाक रेड ऑरा फूट पड़ती है कि पूरा आसमान खूनी लाल हो जाता है। विंचेन और जूलियन डर के मारे अपना गला पकड़कर दहशत से कांपते हैं कि वो आंखें वही आंखें हैं। वर्षा की आंखों में देखकर पुरानी यादें ताजा हो जाती है, ऐसी आंखें जो हर चीज को नीचे से देखती है और हमेशा सबसे एक कदम आगे रहती है। डेमार डर के मारे अंदर से कांपने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि वर्षा की ऐसी नजर उस हमेशा से नापसंद थी। डेमार गुस्से में आग बबूला होकर अपनी पुरानी जिद और नफरत के साथ अपनी ताकत अनलीश करता है और चिल्लाता है कि मैं तुम्हारी उन्हीं गंदी नजरों से नफरत करता हूँ। डेमार अपनी पूरी पावर से वर्षा पर हमला करने के लिए कूदता है, लेकिन वर्षा अपनी जगह पे शांत खड़ी रहती है और अचानक से एक जोरदार पर्पल और बीम डेमार का हाथ घायल कर देती है। डेमार की आंख में पैट्रियॉक का शैडो जाहिर होता है। जोरदार धमाका होता है और पूरा पहाड़ और आसपास का इलाका तबाह हो जाता है। वो बीम हर चीज को फाटी वाई जाती है। डेमार शॉक हो जाता है, उससे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। डेमार दर्द और दहशत से चीखते हुए हौंफने लगता है कि आई एम सॉरी, मैं पागल हो गया था, मैंने एक सेकंड के लिए अपना होश खो दिया था। यहाँ तो बस पैट्रियाई खान ने और फॉर्मिंग की है। विंसेंट डर के सोचता है कि फादर की ये बस एक स्ट्राइक में सारे क्लाउड दो टुकड़े में हो गए। फिर विंसेंट के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और वो सोचता है ये इंसान अरसलान का डिसेंडेंट और विंसेंट का बाप होने के काबिल है। फादर मदर से बोलते हैं तुम इस सिचुएशन को संभालने के लिए क्या करोगी? वर्षा आगे बढ़ती है और देखती है डायमा का खून बह रहा है। वो सोचती है मेरे पागल भाई, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना हर्ट हो रहा है तुम्हें इस सिचुएशन में देख के। वर्षा उसके पास पहुंच के बोलती है मुझे तुम्हारी गलतियां ठीक करनी होंगी, इसीलिए डीमा हेलेम, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। तभी पीछे से जोरदार डक्टर की आवाज के साथ शाही रथ और कैरेजेस वहां पहुंचते हैं। वहां से आईएनसीए की मशहूर ब्लैक स्वॉर्ड यूनिट और गाया टेंपल के पादरी निकल कर आते हैं। डीमा दहशत से उन्हें देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आईएनसीए की ब्लैक स्वॉर्ड यूनिट और गाया टेंपल, क्या ये सब पहले से ही प्लान किया गया था? शाही सिपाही आते हैं और डेमार को रस्सी से बांधकर जमीन पर गिरा देते हैं। डेमार चीखता है कि सिस्टर। वर्षा बिना पलते सिर्फ इतना कहती है कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हेलेम्स एक सही रास्ते पर चले। मदर गुस्से के मारे आग बबूला होकर घुरता है कि तुम्हें अपने फादर पर जरा भी तरस नहीं आता? फादर को इसके बाद कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। पेट्रियार्क मदर को आवाज देते हैं। मदर बोलती है मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और आगे बोलती है बहुत डर हो गई है मेजर, मैं वो सब करना चाहती हूँ जिसका सपना मैंने देखा था। वहां खड़े गार्ड्स हेलेम फैमिली के बाकी मार्शल आर्टिस्ट को भी बंद लेते हैं। प्रीस्ट दुल्लन आगे आकर कहता है कि 11 माइल ट्रायल के दौरान तुम्हें पूरी तरह कोऑपरेट करना होगा, अगर थोड़ी भी लीनियंसी चाहिए तो चुपचाप चलो। दुल्लन अचानक पीछे मुड़कर देखता है कि यंग मास्टर विंचेन। दुल्लन हैरान होकर वहां आते हुए कहता है कि माय गॉड, क्या तुमने फिर से हद से ज्यादा काम कर लिया? विंचेन पूछता है कि हेडमास्टर, मेरा एडवांसमेंट एग्जाम का क्या होगा? हेरेका अपनी आम पर हाथ रखते हुए गुस्से से कहती है कि ओह वो सब तो ठीक है, पर तुमने तो डायरेक्ट गाया प्रीस्ट की हिफाजत करनी थी और यहाँ तो प्रीस्ट हाई जख्मी हो गए हैं, अब इसे सक्सेस कैसे काउंट करें? लेकिन तभी वहां मेल्ट्यूम के वो असली पादरी डर के मारे आगे आते हैं और कहते हैं क्या है मेल्ट्यूम के प्रीस्ट्स, क्या यंग मास्टर विंचेन ने आपके बॉडीगार्ड के तौर पर बहुत अच्छा काम किया? क्या ये आपकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक था? दोनों पादरी डर के मारे कांपते हुए अपने हाथ जोड़कर चिल्लाते हैं कि वी आर मोर देन सेटिस्फाइड। 10 आउट ऑफ 10। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक कैडेट इतना बेहतरीन बॉडीगार्ड बन सकता है। दुल्लन मुस्कुराकर कहता है कि देखो सभी पादरी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। हेरेका ठंडी सांस लेती है कि फाइन, अगर ऐसी बात है तो वो जिद्दी वर्गों भी इसे इग्नोर नहीं कर सकेगा। हेरेका अपनी उंगली उठाकर ऑफिशियल ऐलान करती है कि विंचेन एडम का, तुमने अपना रैंक 8 एडवांसमेंट एग्जाम पास कर लिया है। अपनी रिंग यानी बैज निकल कर विंचेन को दे देती है। रेवन और बाकी सब खुशी से चीखते हैं कि कांग्रेचुलेशंस विंचेन। रेवन मुस्कुराकर कहता है कि वेल डन विंचेन। विंचेन कहता है कि थैंक यू रेवन। सभी लोग वहां से वापस जाने के लिए रथ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर बंधे हुए डेमार को जब शाही सिपाही पीछे घसीट कर ले जा रहे होते हैं तो डेमार गुस्से और नफरत के मारे पागल होने लगता है। वो दिमाग में आग बबूला होकर घुरता है कि वर्षा, अगर तुमने खुद यहाँ आने के बजाय विंचेन को भेजा था तो क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था? डेमार अपनी पूरी ताकत से रस्सी तोड़ने की कोशिश करता है और चीखता है कि अगर तुम आती तो मैं ये सब छुपाने की कोशिश करता, पर तुमने विंचेन को भेजा ताकि तुम मेरे प्लान्स को तबाह कर सको। मैं तुम्हारा ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। विंसेंट उसे देखता है और अचानक वहां खून ही खून होता है। विंसेंट शॉक हो जाता है। डेमर रोशनी की तेजी से विंचेन की तरफ झपटता है। हेडमास्टर हेरिका और बटलर सरकोम दहशत से चीखते हैं कि हमने अपनी हिफाजत ढीली छोड़ दी, हम बहुत लेट हो गए, यंग मास्टर विंचेन खतरे में है। डेमार शैतानी आवाज में चीखता है कि हाँ, तुम सब पावरफुल खान आईएनसीए को देखकर रिलैक्स हो गए थे, यही मेरा मौका है। ए फ्लैग बताओ तुम्हें अपने प्लान्स का नतीजा कैसा लगा? डेमार अपनी खून से सानी हुई स्ट्राइक विंचेन पर मारने ही वाला होता है। हेरिका और सेरेको अपनी जदुई रस्सी और धागे फेंकते हुए चीखते हैं कि यंग मास्टर विंचेन। विंचेन चौंक कर पीछे मुड़ता है और उसके चेहरे पर खौफनाक हैरत होती है, लेकिन अगले ही मिलीसेकंड में अचानक एक खौफनाक लाइटनिंग फास्ट स्लैश होती है। ZZZZT एक झटके में डेमार के जिस्म के आर पार तलवार चलती है और डेमार का सर धार से अलग होकर खून के फव्वारे के साथ जमीन पर जा गिरता है। ये वार किसी और ने नहीं बल्कि खुद मैट्रियार्क वर्षा हेलेम ने किया होता है। वर्षा ने अपने ही सगी भाई डेमार को बिना किसी हिचकिचाहट के मौत के घाट उतर दिया होता है। वर्षा अपनी लाल ग्लोइंग आई से उसकी लाश को देखते हुए ठंडी आवाज में कहती है कि मुझे भी उम्मीद थी कि तुम ऐसा नहीं करोगे। डेमार का जिस्म जमीन पर गिर पड़ता है। हेडमास्टर हेरिका घबरा कर कहती है कि सिस्टर। सेरे को ध्यान से देखते हुए दिमाग में सोचता है कि अपने भाई को बिना किसी हिचकिचाहट के मारना कितनी बेरहम है ये। विंचेन भी हैरान होकर दिमाग में सोचता है कि मैं डेमार के मूवमेंट को देख तक नहीं पाया था, क्या इसी वजह से इन्हें जायंट कहा जाता है?
लेकिन तभी विंचेन की नजर वर्षा की आस्तीन पर पड़ती है और वो देखता है कि वर्षा का हाथ कपड़े के अंदर धीरे धीरे कांप रहा है। विंचेन आगे बढ़ता है और कहता है कि मदर। विंचेन अपना हाथ आगे करके एक चमकता हुआ ब्लू माना क्रिस्टल दिखाता है और कहता है कि ये मेरी लाइफ फोर्स से बना हुआ मैजिक स्टोन है। ये अपने आप में एक सबूत है। वर्षा हल्की सी स्माइल के साथ कहती है कि लगता है मेरा बोझ कम हो गया है, थैंक यू, मैं सबूत देखने के बाद इसे वापस कर दूंगी। लेकिन वर्षा जैसे ही हाथ आगे बढ़ती है, विंचेन उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, प्लीज आइज एक्सेप्ट कीजिए मदर। वर्षा चौंक कर पूछती है कि मेरे लिए एक गिफ्ट। विंचेन कहता है कि जो आपने आज खोया है उसके सामने ये कुछ नहीं, पर फिर भी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम जायंट कहलाए जाने वाली अपनी मदर को कंफर्ट यानी तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हो। विंचेन दिमाग में सोचता है कि उनके हाथ कांप रहे थे। ये ऐसी चीज नहीं है जो किसी भी रैम जायंट में देखी जाए। मदर अस निकनेम के मुकाबले में काफी डेलिकेट है। वर्षा अस क्रिस्टल को अपने सीने से लगाती है और वार्म स्माइल के साथ कहती है कि ये बेहद गर्म है। रात के वक्त विया फैमिली के मेन रेजिडेंस यानी शाही महल पर सन्नाटा छाया होता है। अचानक अंदर जोरदार खून का फव्वारा फूटता है। बूम! खान आईएनसीए अपनी तलवार से विया फैमिली के गार्ड्स और कैप्टन को एक ही झटके में ढेर कर देता है। गार्ड्स चीखते हैं कि कैप्टन ऐसी आसानी से मारे गए। खान आईएनसीए अपनी फोर ट्रिम्ड केप को अलग करके ठंडी आवाज में कहता है कि इस बात के सबूत हैं कि विया फैमिली का पेट्रियार्क मिल्ट्यूम इंसिडेंट में शामिल था। मैं सिर्फ उन्हें मारूंगा जो मेरे रास्ते में आएंगे। गार्ड्स गुस्से से चीखते हैं कि पेट्रियार्क की हिफाजत करो, लेकिन खान आईएनसीए अपनी चमकती हुई पर्पल आइज के साथ अपनी तलवार घूमता है और एक हाई पर्पल लाइटनिंग स्लैश में कॉरिडोर में मौजूद तमाम गार्ड्स को तबाह कर देता है। खान आईएनसीए आगे बढ़ता है और थ्रोन रूम के विशाल दरवाजे को खोलता है। वहां अंदर विया फैमिली का पुराना पेट्रियार्क अपने थ्रोन पर बैठा डर के मारे थर थर कांप रहा होता है। खान आईएनसीए उसके पास चलते हुए आता है और कोल्ड आवाज में कहता है कि विया फैमिली के पेट्रियार्क, तुम्हें फौरन मौत की सजा सुनाई गई है। पेट्रियार्क डर से घबरा रहा होता है। खान आईएनसीए आगे कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें तौबा करने का एक मौका दूंगा, अपनी जान खुद लेकर। पेट्रियार्क गुस्से में दांत पीसते हुए चीखता है कि आग, किल हिम। और एक असेंशन अपनी छिपी हुई नाइफ निकलकर खान पर हमला करने के लिए झपटता है। लेकिन खान आईएनसीए बिना किसी परवाह के एक हाई पर्पल लाइटनिंग स्लैश असेंशन का काम तमाम कर देता है। पेट्रियार्क खून में लटपट होकर जमीन पर गिरता है और खान आईएनसीए अपनी तलवार संभालते हुए कहता है कि एचएमपीएच, मैं इसे तुम्हारा जवाब समझता हूँ। विया पेट्रियार्क डर से कांप जाता है। खान आगे खो के एक हाई स्लैश मेन काम ताम कर देते हैं। आखिर में बीएस उसके चिकने की आवाज रह जाती है। सीन शिफ्ट होता है रथ यानी कैरेज के अंदर। एक टी कप में शुगर क्यूब गिरने की आवाज आती है। रात के वक्त समुद्री पहाड़ों के रास्ते पर शाही कैरेजेस चल रहे होते हैं। कैरेज के अंदर मेट्रियार्क वर्षा हेलेन विंचेन के लिए चाय बना रही होती है। विंचेन चाय का कप पकड़ते हुए कहता है कि यस थैंक यू मदर। वर्षा स्माइल करके कहती है कि मुझे अफसोस है, तुम जरूर अपने दोस्तों के साथ वापस जाना चाहते होगे। विंचेन चाय पीते हुए कहता है कि इट्स फाइन, कोई बात नहीं। वर्षा खिड़की से बाहर चांद की रोशनी को देखते हुए एक बेहद प्यारी और वार्म स्माइल के साथ कहती है कि तुम्हें अपने उसूलों पर खड़ा होते देखकर मैंने बहुत कुछ महसूस किया है, थैंक यू। तुमने मुझे एक बार फिर वो करने की इंस्पिरेशन दी है जिसे मैं सही मानती हूँ। विंचेन कहता है कि नहीं मदर, ये आपका अपना इरादा था जिसने आपको ये डिसीजन लेने में मदद की। फिर विंचेन थोड़ा हिचकिचा कर पूछता है कि लेकिन क्या ये वाकई ठीक है? आपको हेलेन फैमिली का गद्दार यानी ट्रेटर करार दे दिया जाएगा। वर्षा अचानक अपना हाथ अपने मुंह पर रखकर मजाक उड़ते हुए कहती है कि ओ माय, क्या उनकी मैजिक स्टोन फैक्ट्री को तबाह करने वाले तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो? विंचेन और जूलियन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो घबरा कर कहते हैं क्या वो तो ठीक है, पर क्या हम खतरे में नहीं है? वर्षा हल्की सी हंसी हंसती है कि हाँ, तुम्हारा ये हिस्सा भी बिल्कुल तुम्हारी मदर जैसा ही है। वर्षा का चेहरा अचानक सीरियस और डीप हो जाता है। वो विंचेन और जूलियन की तरफ देखते हुए कहती है कि इसे बदला या रिपेमेंट कहना तो मुश्किल है, पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, तुम्हारी असली माँ सरवाना HISLEY के बारे में और हेवनली फ्रूट के बारे में। विंचेन और जूलियन दोनों की आंखें हैरत और दहशत से फटी की फटी रह जाती है। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।